हेलो स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए। क्या कि हम लोग लेकर आए हैं सीबीएसई बोर्ड और साइंस पूरा पैकेज कंप्लीट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड इन दिस क्रैश कोर्स। आपके सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं केमिस्ट्री हैंडल करूंगा। केमिस्ट्री में आपके 2 चैप्टर हैं, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ ये बात ज़रूर है कि आपको इस चैप्टर में पढ़ते टाइम बहुत सारे डाउट्स आए होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से मैं तैयार करा दूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कार्बन से। तो कार्बन क्या था? कार्बन एटम की बात कर लेते हैं। तो कार्बन का जो एटम होता है, छोटे छोटे एटम्स होते होंगे। ठीक है, दुनिया में क्या होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके छोटे छोटे एटम्स मिलते हैं। वो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं। जब सेम एटम आपस में कंबाइन करते हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम से कंबाइन करता है, तो हाइड्रोजन का क्या बनता है? मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल। ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन की गैस। अब कार्बन का एक एटम अगर किसी और कार्बन के एटम से कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा? C2। ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है वही सब स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एटम क्या होता है। एटम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का। तो कार्बन एटम की बात करें तो कार्बन एटम में होते हैं 6 प्रोटॉन्स। कार्बन एटम में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो जो पहली शेल है, फर्स्ट शेल, जिसको हम के शेल भी बोलते हैं, सेकेंड शेल है उसको हम बोलते हैं एल। ठीक है, ऐसे हमने KLMN इस तरीके से नंबर KLMN इस तरीके से हमने 1 2 3 4 शेल को नाम दे दिए। ठीक, तो जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है? बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर नहीं होता है। आप इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल भी लोगे तब भी एटॉमिक नंबर वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। एक इलेक्ट्रॉन दे भी दोगे तब भी एटॉमिक नंबर वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज एटॉमिक नंबर, दैट इज 6। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किस तरीके से इस एटम में रखे हुए हैं, किस तरीके से फिल है। तो जो पहली शेल है, के शेल है, उसमें छोटी शेल होती है, छोटा साइज होता है, तो उसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, और जो दूसरी शेल होती है उसमें होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, फिर हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। बेसिकली ये जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है, ये दोनों जो हैं पाए जाते हैं न्यूक्लियस में। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको क्या कहते हैं? कंबाइंडली न्यूक्लियॉन। ठीक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? कंबाइंडली न्यूक्लियॉन। एटम का सारा मास कहां पर होता है? न्यूक्लियॉन में। तो न्यूक्लियॉन में कौन कौन होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का होता है, नेग्लिजिबल मास का होता है, इसलिए इसका मास को इग्नोर कर देते हैं। तो एटॉमिक मास क्या होगा? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो जितने प्रोटॉन थे 7 और कितने न्यूट्रॉन थे? 7। तो 6 कार्बन के केस में 6। ठीक है, तो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, क्या एटॉमिक मास हो जाएगा? 12 AMU। AMU का मतलब होता है 12 प्रोटॉन के बराबर, लगभग बराबर। ठीक, अभी के लिए आसान भाषा में अगर बताएं कि 12 प्रोटॉन के बराबर इसका मास है। अच्छा, एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? एक प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब बार बार इस फिगर को लिखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसलिए हम कौन सा टर्म ले आए? AMU। तो 1 AMU क्या होता है? 1 AMU का मतलब होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से हमने समझा एटॉमिक मास को। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग देखते हैं कार्बन के अंदर, बॉन्डिंग इन कार्बन। तो हाउ एलिमेंट्स फॉर्म बॉन्ड। एलिमेंट्स बॉन्ड कैसे बनाते हैं? बेसिकली एलिमेंट्स जो होते हैं, उनके जो एटम्स होते हैं, उन्हें ऑक्टेट अचीव करनी होती है। ऑक्टेट का मतलब क्या है? जैसे आपने नोबल गैस देखी है, हीलियम, नियॉन। ठीक है, तो ये जो नोबल गैसेस होती हैं या रेडॉन, ये नोबल गैसेस जो होती हैं ये किसी से रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि ये अपने आप में क्या होती हैं? स्टेबल। स्टेबल इसलिए होती हैं कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। हीलियम के केस में डुप्लेट कंप्लीट होता है, और बाकी सारी जितनी भी आपकी बाकी सारी नोबल गैसेज हैं उनके केस में ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट शेल को ही वैलेंस शेल कहा जाता है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल है, ऑक्टेट कंप्लीट है। अब जैसे फ्लोरीन था, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एटॉमिक नंबर है 9। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, F- बना लेगा, और क्या हो जाएगा? स्टेबल। आपने जैसे सॉल्ट देखा है NaF, ठीक, या फिर NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड।
तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, फ्लोराइड का आयन होता है F- और Na का भी क्या होता है, आयन। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11, ठीक है। सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर 11 होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8, 1, मतलब पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 किसकी तरह हो जाता है, नियॉन की तरह। तो ये अपने आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये नोबल गैस की तरह बनाना चाहते हैं, इसलिए या तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं या तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, ठीक। बहुत आसानी से NaCl NaF को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8, 7। इसमें कितने होते हैं, 2, 8, 1। अब एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, इसका 2, 8, 8, ठीक। आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब स्टेबल, ठीक। तो अचीव करते हैं ऑक्टेट जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके, तो जो बॉन्ड बनता है वो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में बनता है, आयंस में बनता है, तो इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अगर वाटर की बात करें जैसे H2O, तो क्या H2O में क्या ऐसा होता है कि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है, नहीं। यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब मैं सिर्फ क्रॉस और डॉट से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक ही शेल है तो एक डॉट दिखा दिया। ऑक्सीजन के कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2, 6, तो आउटर मोस्ट में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। होने कितने चाहिए थे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चे, यहाँ पे हो जाएगी शेयरिंग। शेयरिंग से क्या होगा, शेयरिंग से ये होगा कि ये पूरा H2O के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट है, डुप्लेट। डुप्लेट मतलब ये जैसे हीलियम होता है ना, तो हीलियम में भी क्या होता है, प्रोटॉन के आसपास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको बोलते हैं डुप्लेट कंप्लीट है, इसलिए नोबल है, इसलिए स्टेबल है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या है, डुप्लेट कंप्लीट है, क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं थी ना, पहली शेल छोटी सी थी तो वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आए, तो उससे ज़्यादा जगह नहीं थी, तो डुप्लेट कंप्लीट हुआ और स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे क्या किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया, क्या किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया, नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई और शेयरिंग होने से ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये इलेक्ट्रॉन इतने पास आ जाते हैं, इतने पास आ जाते हैं कि उसको आप ऑक्सीजन के लिए भी काउंट कर सकते हो, हाइड्रोजन के लिए भी काउंट कर सकते हो। तो 2 तरीके से कोई भी एलिमेंट्स जो होते हैं वो 2 तरीके से बॉन्ड बनाते हैं, एक आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव के आयंस होते हैं जो कि आपस में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नमक NaCl, ठीक है। तो NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा उसके, अगर आपको NaCl को मेल्ट करना है तो बहुत ज़्यादा होगा। वाटर तो पहले से ही मेल्ट है, वाटर तो पहले से ही क्या है, रूम टेम्परेचर पे मेल्ट है, बल्कि उसे तो 0 डिग्री से नीचे लेके जाओगे तो वो फ्रीज होगा। तो अब हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि जो आयनिक कंपाउंड थे उनमें इतना ज़्यादा अट्रैक्शन था कि उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। जो कोवैलेंट वाले होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जो आयंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, इन्हें जब आप मेल्ट करते हो तो ये क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। तो अगर आप मेल्ट करते हो या पानी में घोलते हो नमक को, मतलब एक्वस सॉल्यूशन, तो इन मोल्टन स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन जो आयनिक कंपाउंड है जैसे NaCl, जैसे NaF, ठीक है, जैसे MgNO3 होल ट्वाइस, तो इस तरीके के जो कंपाउंड है बेसिकली ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ कोवैलेंट कंपाउंड्स की, ठीक है। तो हमने ये बताया आयनिक बॉन्ड्स के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन। फिर कोवैलेंट में क्या होता है, शेयरिंग होती है। जैसे हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, वो क्या कर रहे हैं आपस में, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बन गया जिसमें 2 एटम है। ऐसे ही ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन थे 6। ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट था। एक और ऑक्सीजन आया उसके पास भी 6 थे, इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट था। अब ये इतना पास आ गए कि इनके ऑक्टेट्स जो थे वो कंप्लीट होने लगे। क्यों, क्योंकि इनकी जो वैलेंस शेल है उसमें अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तब हम बनाते हैं एक बॉन्ड। जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड, इसका मतलब ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। सिमिलरली अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक, 2,5, एटॉमिक नंबर 7। तो दूसरा नाइट्रोजन का जो एटम है उसके पास भी होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है कि यहाँ पर इसको इतनी शेयरिंग करनी पड़ेगी, मतलब इसको दूसरे वाले के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करनी पड़ेगी, तब जाके क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी, तब जाके ऑक्टेट कंप्लीट होगा।
1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ पे कितने बॉन्ड्स बनेंगे? 3 बॉन्ड्स। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो एयर में नाइट्रोजन गैस होती है वो रिएक्टिव नहीं होती है, उसको इनर्ट गैस बोलते हैं, क्योंकि 3 बॉन्ड बहुत मजबूत होते हैं, इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? नहीं। पर क्या हो रहा है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। पर यहाँ पर जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है उसमें सेम टाइप के आइटम्स जो हैं वो शेयरिंग कर रहे हैं। अगर डिफरेंट टाइप के आइटम्स होते, जैसे वाटर के केस में लिया था, तब भी क्या हो जाती? शेयरिंग हो जाती। ठीक है। अब आप पूछोगे सर कैसे पता चलता है कि किस में शेयरिंग होगी, किस में शेयरिंग नहीं होगी? तो जब पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर हम कराएंगे आपको डिटेल में, उसमें आपको ये बताएंगे कि अगर बहुत ज़्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज़्यादा कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये वर्ड अगर समझ में नहीं आया होगा तो समझ में आएगा अगले चैप्टर में। अगर कोई बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव आइटम है किसी भी एलिमेंट का, तो फिर उनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है। तो क्या कार्बन आयनिक बॉन्ड बना सकता है? क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,4, मतलब पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 4। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे इसको? 8। या फिर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन को या तो गेन कर ले या तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, तो कितने हो जाएंगे? 2। तब जाके इसका कॉन्फ़िगरेशन या तो हीलियम की तरह बनेगा या तो नियॉन की तरह बनेगा। ठीक, तो इन दोनों में से ये क्या करना चाहेगा? अगर आप इससे 4 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ठीक है, निकाल लिया। अब क्या है? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन तो वही रहे ना, तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा आ गया तो एक पॉजिटिव चार्ज। अब वो जो बचे हुए प्रोटॉन हैं वो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल, तीसरा और मुश्किल, चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना तो बहुत ही मुश्किल। आप 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, अंदर प्रोटॉन कितने होंगे? 6 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे? केवल 2। ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक, अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो 4 इलेक्ट्रॉन को संभालेगा कैसे? प्रोटॉन तो इसके पास 6 ही थे, तो 6 प्रोटॉन जो होंगे वो 10-10 इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाएंगे, पुराने वाले 6 इलेक्ट्रॉन और फिर नए 4 इलेक्ट्रॉन। तो ना तो ये कटायन बनाएगा C4 पॉजिटिव लूज करके, ना ही ये अनायन बनाएगा C4 नेगेटिव गेन करके। क्यों? क्योंकि 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर सकता। इसके प्रोटॉन में इतना दम थोड़ी है, 6 प्रोटॉन है कि 10-10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल कर लें। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव को हैंडल करता है ना। यहाँ पर प्रोटॉन बनाने कटायन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। ठीक, तो ये दोनों ही चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन क्या करेगा? आयनिक बॉन्ड इस तरीके से नहीं बनाएगा। तो कार्बन क्या बनाएगा? कार्बन बनाएगा बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड्स। फॉर एग्जाम्पल मीथेन। ठीक, ये आपको दिख रहा होगा मीथेन। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का 2,4, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। जब मैं आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को सिंबल के साथ बनाता हूं तो इसको बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये लुईस स्ट्रक्चर है। तो कार्बन के कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। एक ही शेल होती है सर, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 हाइड्रोजन आएंगे और इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर शेयरिंग हो गई, यहाँ पे शेयरिंग हो गई, यहाँ पे शेयरिंग हो गई, यहाँ पे शेयरिंग हो गई। शेयरिंग होगी तो क्या बन गए? कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? टोटल 4 बॉन्ड। अब आप पूछोगे सर आपने यहाँ पर कार्बन वाले में डॉट दिखाए और हाइड्रोजन वाले में क्रॉस दिखाए, पर बुक में तो कार्बन वाले में क्रॉस है और हाइड्रोजन वाले में डॉट है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लुईस रिप्रेजेंटेशन पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को भी डॉट दिखा दो, किसी को भी क्रॉस दिखा दो आप। ठीक है, पर एक जैसा स्टैंडर्ड फॉलो करो। अगर कार्बन वालों को क्रॉस दिखा रहे हो तो कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा दो, अगर हाइड्रोजन वाले को क्रॉस दिखा रहे हो तो हाइड्रोजन वाले को क्रॉस से दिखा दो। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली ये सही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। कार्बन का एक और कोवैलेंट कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता होगा, आइए देखते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,6। तो आउटर मोस्ट में इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 4 5 6। मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन और गेन करना चाहेगा, तब जाके ये स्टेबल होगा। और ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो होगा क्या कि इसके इलेक्ट्रॉन थोड़े से अपने आप को एडजस्ट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक तरफ, 2 एक तरफ, और ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जो कि मैंने क्रॉस से बनाया ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक, तो ये मैंने लुईस सिंबल बनाए थे आइटम्स के, अब मैं लुईस सिंबल्स बना रहा हूँ मॉलिक्यूल के। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो आपने डॉट दिखाया है, तो यहाँ डॉट दिखा दो या क्रॉस दिखा दो, दोनों ही लुईस सिंबल में बराबर से माने जाते हैं। हमें अपने आंसर में क्रॉस दिखाना था तो हम पहले भी क्रॉस दिखा दें तो ज़्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा।
तो इसके आउटर मोस्ट में ऑक्सीजन के कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन के भी आउटर मोस्ट में कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। कैसे बॉन्ड्स हैं, 2 बॉन्ड इधर है और 2 बॉन्ड इधर है। ठीक, ये आपको बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बॉन्ड। ठीक है, तो ये कौन से बॉन्ड्स हैं, बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कौन से बॉन्ड हुए, कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो कार्बन क्या बना रहा है, कार्बन हमें दिख रहा है इन जनरल बनाते हुए कोवैलेंट बॉन्ड्स या कोवैलेंट बॉन्ड से बनाए हुए कंपाउंड। कंपाउंड किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। जैसे H2 है, H2 क्या है मॉलिक्यूल, जैसे H2O है तो ये क्या है, इसका भी एक मॉलिक्यूल आप ले सकते हो, लेकिन इसका जो मॉलिक्यूल बना है ये 2 अलग अलग टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना है। तो कोई भी मॉलिक्यूल्स जब अलग अलग टाइप के एलिमेंट से मिलकर बनते हैं तो उनको कंपाउंड्स भी कहा जा सकता है। तो CH4 में क्या है, कार्बन का आइटम और हाइड्रोजन के आइटम्स, तो इसको भी क्या कह सकते हैं कंपाउंड, और इसके एक मॉलिक्यूल को क्या कह सकते हैं, CH4 का एक मॉलिक्यूल। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल कहलाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलकर बना है, कार्बन से और ऑक्सीजन से। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली ये हो जाएगा एक कंपाउंड। अब पढ़ते हैं बच्चों एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। देखते हैं इसमें बेसिक्स क्या चीज़ें हैं, क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, तो एलोट्रोपी समझते हैं। एलोट्रोपी का मतलब ये होता है कि कार्बन अगर नेचर में पाया जा रहा है, तो पहली बात तो कार्बन कैसे पाया जा सकता है, 2 तरीके से। ठीक है, एक कार्बन पाया जा सकता है फ्री स्टेट, और एक कार्बन पाया जा सकता है कंबाइंड स्टेट। अब कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये फ्री स्टेट है क्या। कंबाइंड स्टेट का मतलब ये है कि मान लीजिए कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हुए पाया जाता CO2, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हुए पाया जाता कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो कार्बन किसी और एलिमेंट के साथ अगर बॉन्ड बनाते हुए या फिर किसी भी फॉर्म में पाया जाएगा तो हम बोलेंगे कि कार्बन कंबाइंड फॉर्म में पाया गया है। फ्री स्टेट का मतलब ये है कि कार्बन को जब हम पकड़ने गए या लेने गए मार्केट से, तो सिर्फ हमें उसमें कार्बन ही मिला और कोई मिलावट नहीं थी। जैसे डायमंड, आप सर कहोगे डायमंड में तो कार्बन होता कहाँ है, डायमंड में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कार्बन। कार्बन के साथ कार्बन बॉन्ड बनाते हैं और बहुत सारे बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है, तो कार्बन का बॉन्ड का बेसिकली एक पूरा एक जाल बिछा हुआ होता है। ठीक है, पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, इसमें कार्बन से कार्बन ही लिंक होते हैं। ये कहाँ मिलता है हमको, कार्बन कंबाइंड स्टेट, सॉरी कार्बन फ्री स्टेट, जैसे डायमंड। और क्या मिलता है, ग्रेफाइट। यहाँ पर भी सिर्फ कार्बन के एटम्स होते हैं जो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है बॉन्ड्स का, कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, इसलिए डायमंड अलग चीज़ है और ग्रेफाइट अलग चीज़ है। कोल भी क्या है, बेसिकली जो कोल से हम लोग कोक निकालते हैं, कोल की एक बेटर फॉर्म है कोक, वो भी क्या है बेसिकली, उसमें भी क्या होता है, कार्बन। पर ये दोनों क्या होते हैं, क्रिस्टल्स, डायमंड्स और ग्रेफाइट। और जो कोक होता है वो क्रिस्टल नहीं होता है, उसका एक यूनिट सेल का डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो जब यूनिट सेल का डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता है तो वो क्रिस्टल्स नहीं बनाता है, उसकी शार्प एजेस अंदर नहीं होंगी उसके स्ट्रक्चर्स में, तो वो क्या होगा, एमॉर्फस। ठीक है, तो एलोट्रोपी क्या होती है बेसिकली, कि कोई भी चीज़, कोई भी एलिमेंट अगर एक से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो हम बोलते हैं कि ये उस एलिमेंट के एलोट्रोप्स हैं। जैसे कार्बन हमें कैसे मिल रहा था, कार्बन हमें मिल रहा था कोल या कोक की फॉर्म में, कार्बन मिल रहा था डायमंड की फॉर्म में, कार्बन मिल रहा था ग्रेफाइट में। तो ये क्या है बेसिकली, कार्बन के अलग अलग एलोट्रोप्स हैं। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल जो आपको बताया गया है ये बेसिकली स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है डायमंड का। क्या स्ट्रक्चर है समझते हैं। एक कार्बन का एटम एक ऐसे कार्बन के एटम से जुड़ा है, इधर जुड़ा है, इधर जुड़ा है। ठीक है, ये तो 2D में हो गया। अब इसे 3D में समझो, तो 3D में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कि एक कार्बन का एटम ऐसे सीधे कार्बन से जुड़ा है, फिर ये इस कार्बन से जुड़ा है। अब 2 बॉन्ड और हैं, तो एक बॉन्ड जो है वो प्लेन के बाहर है, इसे मैंने प्लेन के बाहर बनाया है, और एक बॉन्ड प्लेन के अंदर है। अब फर्दर ये वाला भी जो कार्बन है, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी फर्दर 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बना रहे हैं, यहाँ पर ये जो कार्बन है बीच में, इस कार्बन को अगर आप नोटिस करोगे तो इसका एक ये हेड है, एक ये हेड है, एक ये हेड है, एक ये हेड है, तो 4 हेड है, इसीलिए इसको बोला जाता है टेट्राहेड्रल। अब इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बिजी हैं क्या बनाने में, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में। और कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत इसकी स्ट्रेंथ होती है, इसीलिए डायमंड बहुत हार्ड होता है। ठीक है, ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट में भी क्या है, ग्रेफाइट में भी कार्बन है जो कि दूसरे कार्बन से बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, ग्रेफाइट में कैसे है, ग्रेफाइट में एक कार्बन, ग्रेफाइट में क्या है बच्चों, ये कार्बन है,
इसने दूसरे कार्बन से बॉन्ड बनाया, इसने तीसरे से बनाया, इसने चौथे से बनाया, इसने पाँचवें से बनाया, इसने छठे से बनाया, इसने सातवें से बनाया। तो इस तरीके से क्या है बेसिकली हेक्सागोनल यूनिट्स हैं। हेक्सागोनल क्या है? यूनिट्स हैं जो कि एक 2D प्लेन में है, 2 डायमेंशंस में, 3 डायमेंशंस में नहीं है। ठीक है, अब ये 2 डायमेंशन में जो ये प्लेन में यूनिट्स हैं ये बेसिकली क्या करती हैं, अब एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? एक कार्बन बनाता है यहाँ पर 3 बॉन्ड, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री रह जाता है। और दूसरी एक लेयर है, एक शीट है ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट में ऐसी बहुत सारी शीट्स, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो एक लेयर में क्या होगा कि जितने भी कार्बन होंगे उनके क्या होंगे बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो दूसरी शीट होगी उसमें भी क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनका ही अट्रैक्शन दिखाया गया है। ठीक, और क्योंकि ये शीट्स जो है इनके क्या है, कार्बन में 3 बॉन्ड्स बना रहा है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये शीट्स आपस में क्या होती हैं? स्लिप कर सकती हैं एक दूसरे के ऊपर। इसीलिए ग्रेफाइट जो होता है वो आपको थोड़ा स्लिपरी नेचर का मिलता है कि उस पर से क्या हो सकता है, उस पर ऐसे स्लिप हो सकता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट आपको क्या मिलता है? स्लिपरी नेचर का मिलता है। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों हो जाती है? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्ड नहीं बना रहा है इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कंडक्टिविटी करता है। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही क्या होती है? कंडक्टिविटी। अब जैसे यहाँ पर आपने 2 मेटल की प्लेट लगा दी, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, तो नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकल के जाएंगे और पॉजिटिव प्लेट में एंटर करेंगे। पर कब ऐसा हो पाता है? ऐसा मेटल्स में होता है, तभी तो मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। बट ग्रेफाइट के केस में भी क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं बेसिकली ऐसे मूव करते हैं यहाँ से यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। तो ये ग्रेफाइट है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक यूनिट का क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। इसका एक यूनिट का क्या था? टेट्राहेड्रल। अब बात करते हैं फुलेरीन की। बेसिकली कार्बन के बहुत सारे एटम्स 4-4 बॉन्ड तो बना रहे हैं, पर वो क्या करते हैं कि 60 कार्बन के एटम एक साथ मिलकर एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो एक बहुत बड़ी सी फुटबॉल की तरह एक स्ट्रक्चर बन के आता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फुलेरीन। इसमें लगभग कितने? लगभग 60 या 60 से ज़्यादा भी कार्बन्स आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए हुए पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी इसकी एक एलोट्रोप है कार्बन का। अब कंपैरिजन करते हैं डायमंड में और ग्रेफाइट में। डायमंड जो होता है वो नेचुरली, इट अकर्स नेचुरली इन द फ्री स्टेट, तो ये नेचुरली मिलता है। ठीक, ग्रेफाइट जो होता है वो नेचुरली भी मिलता है और मैन्युफैक्चर भी किया जा सकता है। अब आपको पता ही होगा डायमंड कहाँ मैन्युफैक्चर कर पाते हैं, लेकिन ग्रेफाइट को नेचुरली भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं। डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है अब तक। हार्डेस्ट सब्सटेंस नहीं लिखा है बल्कि नेचुरल सब्सटेंस लिखा है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। जबकि ग्रेफाइट क्या होता है? पेंसिल की जो लेड होती है वो ग्रेफाइट की तो बनी होती है। तो ग्रेफाइट क्या होता है बेसिकली? ग्रीसी होता है टच में, सॉफ्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो लेयर्स होती हैं वो स्लिपरी होती हैं, तो सॉफ्ट एंड ग्रीसी इन टच। ठीक है, इसकी रिलेटिव डेंसिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा हार्ड होता है। इसकी रिलेटिव डेंसिटी कम होती है। एग्जैक्ट वैल्यू याद ना भी करो तब भी चलेगा, बस पता होना चाहिए किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसकी रिलेटिव डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक, अब आपने देखा ये डायमंड कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। और ये कैसा होता है? ब्लैक इन कलर होता है और ओपेक होता है। ठीक है, क्या डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बिजी हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स में, फिक्स्ड हैं उनके बॉन्ड्स, वो हिल नहीं सकते, टूट नहीं सकते, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। पर ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट हो जाती है, साथ ही साथ हीट भी कंडक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स किस में काम आते हैं? इलेक्ट्रिसिटी और हीट के कंडक्शन में। अगर हम इसकी बात करें कि कार्बन जो है, इनके दोनों के अंदर कार्बन है और कार्बन ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करेगा, जैसे कोयला है, कोयले में भी क्या होता है? कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत सारी हीट निकलती है। तो ऐसे ही डायमंड को अगर हम बर्न करने की कोशिश करें या हीट करने की कोशिश करें, तो डायमंड को 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे, तब कार्बन जो होगा ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, जो एयर में ऑक्सीजन है, और बना लेगा CO2। जबकि ग्रेफाइट जो है वो 700 से 800 डिग्री के आसपास हीट करेगा और बना लेगा CO2। ठीक है, इट्स अकर इन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स। ये बेसिकली 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स को मिला के जब उसके बीच में स्टडी किया जाता है तो हमें ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। ये अभी एक सिलेबस का पार्ट नहीं है अभी। ठीक है, तो इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। और यहाँ पर क्या मिलते हैं बेसिकली? जो यूनिट्स मिलती हैं वो हेक्सागोनल क्रिस्टल्स मिलते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी अगर आप लिख दोगे तो भी आपका सही माना जाएगा, क्योंकि ये जो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स है ये इसकी स्टडी 12th क्लास में कराई जाती है। ठीक है, इट इज़ इनसॉल्युबल इन ऑल द सॉल्वेंट। जैसे डायमंड है, उसे कहीं भी डाल दो, एसिड में डालो, पानी में डालो, बेस में डालो, वो नहीं घुलेगा। ठीक है,
लेकिन ग्रेफाइट जो है वो सिर्फ ऑर्डिनरी सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है। अदरवाइज अगर आपने दुनिया के सारे सॉल्वेंट ट्राई करना शुरू कर दिए तो ग्रेफाइट तो घुल ही जाएगा, क्योंकि आपको पता है पेंसिल की जो लेड है वो तो घुल जाएगी पर डायमंड नहीं घुलेगा। ठीक, तो ये कुछ कंपैरिजन थे, ये स्टडी थी ग्रेफाइट की और डायमंड की। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। डायमंड में हर कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ग्रेफाइट में हर कार्बन 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक, ग्रेफाइट में एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी है। यूजेस ऑफ कार्बन, यूजेस ऑफ डायमंड पढ़ते हैं पहले। तो डायमंड में हार्ड मटेरियल है, हार्डेस्ट मटेरियल, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। ऑर्नामेंट्स में यूज़ किया जा सकता है, और इसको ड्रिलिंग मशीन के एकदम नीचे पॉइंट, जैसे ये ड्रिलिंग मशीन है तो इसके एकदम नीचे पॉइंट पे लगाते हैं, तो ऐसे कट करती हुई जाती है, तो हार्ड से हार्ड जो रॉक होता है उसको भी कट करती हुई चली जाती है। तो रॉक ड्रिलिंग मशीन में हम इसको यूज़ करते हैं, किसको? डायमंड को। और ग्लास कटिंग में भी डायमंड को यूज़ किया जाता है। ठीक, डायमंड डस्ट को यूज़ किया जाता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, तो जो भी चीज़ साफ़ करनी है इससे रगड़ो साफ़ हो जाएगी, तो डायमंड डस्ट को यूज़ किया जाता है पॉलिश करने के लिए दूसरे डायमंड्स को। ठीक है, और डायमंड को यूज़ किया जाता है विंडोज़ बनाने के लिए। ठीक है, डायमंड इज़ यूज टू मेक विंडोज़। अब जब ग्लास के काम में यूज़ कर रहे हैं तो डायमंड का ऑब्वियसली विंडो वगैरह ग्लास की बनानी होती हैं, तो वहाँ पर भी डायमंड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स या फिर स्पेस में जो है स्पेस स्टेशंस हैं, वहाँ पर भी डायमंड का यूज़ किया जाता है विंडोज़ वगैरह बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये रेडिएशन से बचाता है। ठीक है, डायमंड नाइफ्स यूज़ करी जाती हैं आँखों की सर्जरी करने के लिए। ठीक, अब बच्चों कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, कि व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मैंने आपको बना के दिखाया था, फिर से बताता हूँ कि कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा? दोनों को अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने। हमें पता है कि कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट। तो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। कैसे शेयरिंग करेगा? ऐसे शेयरिंग करेगा कि उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर शेयरिंग कर रहा है, तो कार्बन का क्या कंप्लीट हो गया? ऑक्टेट। 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक, साथ ही साथ ऑक्सीजन का भी क्या कंप्लीट हो गया? ऑक्टेट। ऑक्सीजन के पास आउटरमोस्ट में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O। ठीक, तो ये है हमारा पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 आइटम्स। जो सल्फर होता है बेसिकली, जब हम नेचर में सल्फर को देखने जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सल्फर के 8 आइटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल हमें सल्फर में मिलते हैं, तो उसमें हमें ये पता चलता है कि जैसे हाइड्रोजन गैस में तो 2 मॉलिक्यूल थे, पर सल्फर में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? सल्फर सॉलिड हो या वेपर स्टेट में हो, सल्फर में होते हैं बेसिकली 8 एटम्स। सल्फर के जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने एटम्स होते हैं? 8 एटम्स। ये एक ताज बनाता है, ये क्राउन बनाता है। सल्फर कहीं आ जाए तो आप इसे याद रखो, क्राउन। वैसे भी सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है, तो सल्फर से याद क्या रखोगे? क्राउन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है बेसिकली सल्फर का। सल्फर कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? हर दूसरे सल्फर के साथ इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन और इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एक बॉन्ड बना रहा है। तो हर सल्फर जो है, हर सल्फर एक एक बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, कितने सल्फर हैं? 8 सल्फर हैं। ठीक, और ये क्या बन रहा है बेसिकली? एक ताज, ये क्राउन कितना, एक क्राउन कितना बन रहा है ये? तो सल्फर का हमें क्या मिलता है? ये स्ट्रक्चर मिलता है जो कि एक क्राउन कितना होता है। यहाँ पर 8 सल्फर के एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, इसमें अट्रैक्शन होता है, तो भी सॉलिड स्टेट में भी पाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर आपने समझ लिया। तो 8 मतलब ऑक्टा। ठीक है, ऑक्टा। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ आपको। जैसे हाइड्रोजन जो है H2, ये कौन सा मॉलिक्यूल है? डाई एटॉमिक। ठीक, हीलियम, हीलियम के जो एटम्स होते हैं हीलियम की गैस में वही पाए जाते हैं, हीलियम में कोई मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, इसीलिए हम इसको ही मॉलिक्यूल बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। H2 डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। O3 ओजोन लेयर में जो ऑक्सीजन पाई जाती है, O3। ठीक, ये क्या हो जाती है बच्चों? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। P4 फॉस्फोरस, ये क्या हो जाता है बच्चों? टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। और एसिड सल्फर, ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें 8 एटम है, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल।
ठीक है, तो आपको होपफुली पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा क्यों पूछा गया ये क्वेश्चन, क्या इसका रेलिवेंसी है, क्योंकि ये क्राउन बना रहा है और बहुत सारे एटम एक साथ जुड़े हुए हैं एसिड। ये क्वेश्चन कंपटीशन में एनटीएससी वगैरह में भी पूछा जाता है। अब बात करते हैं कि कार्बन का ऐसा वर्सटाइल नेचर हमें क्यों देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि कार्बन बहुत सारे बॉन्ड बनाता है। कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें ज़रूरी है कि कार्बन का होना निश्चित है, कार्बन और हाइड्रोजन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कार्बन जो है वो उसका वर्सटाइल नेचर है, इतना वर्सटाइल नेचर है कि वो मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है। क्या है वो वर्सटाइल नेचर, आइए समझते हैं। सबसे पहली बात है कि कार्बन के अंदर है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी एलिमेंट के एटम्स जो हैं वो क्या करें, लंबी लंबी चेन्स बनाएं एक दूसरे के साथ। मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, तीसरे कार्बन, चौथे कार्बन, पांचवें कार्बन, ऐसे क्या करें, लंबी लंबी चेन्स बनाएं। तो ये क्या होगा, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। और चेन के अलावा कार्बन कार्बन की जो चेन्स बने उसमें ब्रांचेस ही बने। अब जो बाकी जो चेन्स बन रही हैं, इसी वजह से क्या मिलता है हमें, डायमंड। इसी वजह से क्या मिलता है, ग्रेफाइट। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ हो सकता है कहीं OH वगैरह भी, HCl वगैरह कुछ भी लगा हुआ मिल जाए। तो कार्बन हाइड्रोजन तो मस्ट है, ठीक है। तो ये है इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी। साथ ही साथ हमें ब्रांचेस भी मिल सकती हैं। तो कार्बन की लंबी लंबी चेन्स मिल सकती हैं और कार्बन की चेन्स के साथ ब्रांचेस भी मिल सकती हैं। साथ ही साथ कार्बन के साइक्लिक कंपाउंड्स भी मिल सकते हैं, CH2 CH2 CH2, ठीक है। हो सकता है थोड़े और बड़े कंपाउंड हो जिसमें 4 कार्बन हो। तो इस तरीके का कंपाउंड मिलते हैं। ये सब क्यों मिलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैटिनेशन प्रॉपर्टी। क्यों ये शो करता है सबसे ज़्यादा दुनिया में कैटिनेशन प्रॉपर्टी। सिलिकॉन भी शो करता है पर इससे कम। ये इतनी ज़्यादा क्यों शो करता है, पहली चीज़ सेकेंड पीरियड का है, तो इसका स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज है तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होगा वो छोटा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। अगर स्मॉल साइज है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम, तो बॉन्ड क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। दूसरी बात, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो ये क्या शो करता है, टेट्रावैलेंसी। कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है, टेट्रावैलेंसी शो करता है। जैसे आपने मीथेन देखा, तो मीथेन में कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4। अब एक और कंपाउंड लिख रहा हूँ आपके सामने, बताइएगा। इसमें कार्बन टू कार्बन एक बॉन्ड है और इधर भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, और इधर भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो क्या शो कर रहा है, टेट्रावैलेंसी। यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। हो सकता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता, तो यहाँ पर टेट्रावैलेंसी को जस्टिफाई करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए 2-2 हाइड्रोजन जुड़े होते, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता तो एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता। तो हर केस में कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही है, लेकिन फिर भी आपको कितने कंपाउंड मिल गए, 3-3। इसका क्या नाम होता है, 2 कार्बन होते हैं जब, इसको बोलते हैं इथेन। जब डबल बॉन्ड आता है तो इसको बोलते हैं इथीन, और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसको बोलते हैं इथाइन, ठीक है। तो ये है बेसिकली बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, टेट्रावैलेंसी के साथ साथ बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। मतलब कि कार्बन जो होता है वो चारों तरफ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन एक तरफ डबल बॉन्ड और 2 तरफ सिंगल बॉन्ड बना सकता है। CO2 के केस में आपने क्या देखा था, CO2 के केस में कार्बन दोनों तरफ डबल बॉन्ड बना रहा था। उसके अलावा कार्बन कार्बन से भी डबल बॉन्ड बना सकता है। उसके अलावा कार्बन क्या कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो मतलब कार्बन क्या कर रहा है, अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इनके कॉम्बिनेशन सब शो कर रहा है। बस उसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4। तो कार्बन बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी शो कर रहा है। कार्बन कार्बन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है, कार्बन का बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, कार्बन का साइज स्मॉल है, इस वजह से ये सारा नेचर शो करता है, ठीक है। तो इतना कुछ ये शो कर रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं इसका वर्सटाइल नेचर है। इसीलिए कई सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, कई सारे कंपाउंड्स पाए जा सकते हैं कार्बन से रिलेटेड। तभी हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब तक 3 मिलियन से भी ज़्यादा कंपाउंड्स नोन है। नोन, अननोन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, नोन है, जो साइंटिस्ट के पास लिखे रखे हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑर्गेनिक का मतलब होता है लाइफ। जो चीज़ लाइफ से रिलेटेड है वो ऑर्गेनिक है। जैसे हम लोग हैं, ठीक है, लिविंग बींग्स हैं या प्लांट्स हैं, लाइफ से रिलेटेड है, तो हम लोगों में पाए जाने वाले जो कंपाउंड्स होंगे वो ज़्यादातर क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग बींग से ही ड्राइव किए जाते हैं, ओके। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, बेसिकली बचपन से तो ये सिखाया जाता है कि जिसमें कार्बन होता है वो ऑर्गेनिक होता है। चलिए कुछ कंपाउंड्स लिखते हैं और आप बताइएगा। कुछ कंपाउंड्स लिखते हैं जैसे CH4, क्या ये ऑर्गेनिक है, मीथेन ऑर्गेनिक है, ठीक है।
C6H12O6 ग्लूकोज, क्या ये ऑर्गेनिक है? हाँ, ग्लूकोज तो ड्राइव किया जा सकता है, ठीक है, फ्रूट्स वगैरह से, तो ऑर्गेनिक है, हो सकता है, ठीक है। C2H5OH इथेनॉल, अभी धीरे धीरे आपको नाम लिखना भी मैं सिखाऊंगा, नॉमेनक्लेचर ही बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है? ऑर्गेनिक है, हाँ जी ऑर्गेनिक है। आगे आप बताइएगा, क्या CO2 ऑर्गेनिक है? क्या कार्बन मोनोऑक्साइड ऑर्गेनिक है? क्या सोडियम कार्बोनेट जो रॉक्स मिलती हैं वो ऑर्गेनिक है? क्या सोडियम बाइकार्बोनेट जो सॉल्ट मिलते हैं वो ऑर्गेनिक है? ठीक है। क्या अमोनियम साइनेट ऑर्गेनिक है? ठीक, कार्बन तो है। अच्छा, NaCl, इसको तो आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट मानते होगे। नमक जो है, टाटा नमक, देश का नमक, NaCl। HCl, इसको भी क्या मानते होगे? इनऑर्गेनिक। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, क्या मानते होगे? इनऑर्गेनिक। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या मानते होगे? इनऑर्गेनिक। देखिए यहाँ पे कार्बन ज़रूर है, यहाँ पे कार्बन ज़रूर है, लेकिन ये सारे के सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक। तो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन होता है ज़रूरी नहीं है कि वो ऑर्गेनिक हो। तो फिर सर कैसे पता करेंगे? ठीक है, आओ देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या मेटल, सोडियम मतलब कोई भी मेटल, पोटेशियम हो, सोडियम हो, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट या फिर साइनेट, साइनेट मतलब CNO माइनस, अमोनियम साइनेट मतलब, अमोनियम साइनेट मतलब क्या था? अमोनियम आयन, NH4 आयन और CNO माइनस, साइनेट। ये सब क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सब क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक। भले ही इनमें कार्बन होता है, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह नहीं होती, ठीक। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हाइड्रोजन होगा, कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा, तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग करी होगी। लेकिन अगर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट मिलेगा तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं माना जाएगा। तो करेक्ट क्लासिफिकेशन क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, NH4CNO, ये सब क्या हैं? ये सब हैं आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक। अब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखते हैं जो लिविंग बीइंग से एक्सट्रैक्ट किए गए, जैसे शुगर, ठीक, जैसे यूरिया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे रॉक्स, जैसे मिनरल्स, ठीक है, जैस्पर, कैल्साइट या कोई मिनरल का ओर, ये सब क्या है? बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। शुगर, यूरिया जो लिविंग बीइंग से एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये सब जब शुरुआत हो रही थी तो स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बर्जीलियस। तो बर्जीलियस ने ये कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग बीइंग से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चर नहीं किए जा सकते, वो एक दिव्य शक्ति के द्वारा बनते हैं। और एक वाइटल फोर्स थ्योरी दी उन्होंने, बर्जीलियस ने। बर्जीलियस बहुत मासूम थे, तो उन्होंने एक वाइटल फोर्स थ्योरी दी, जिन्होंने कहा कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है कि वाइटल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने के लिए। आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ये किसी लिविंग बीइंग में ही बनेगा, लैब में नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? कुछ समय बीता और वूलर आए। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले 3 साल तक आपके लिए बहुत कम आने वाला नाम है। तो वूलर ने क्या करा? वूलर ने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जो कि लैब में बन जाता है। अमोनिया गैस ली, ठीक है, HCl लिया, ऑक्सीजन ली और अमोनियम साइनेट बनाया, NH4 पॉजिटिव और CNO नेगेटिव। ये क्या था? एक सॉल्ट जिसमें 2 आयंस थे। फिर इनकी रिएक्शन कराई, हीट करा। जो रिएक्शन कराई उस रिएक्शन का नाम होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। बेसिकली जो एटम्स थे उनको रीअरेंज करा। अब ये जो आयनिक कंपाउंड था, ये आयनिक कंपाउंड कन्वर्ट होने वाला है कोवेलेंट कंपाउंड में, जो एग्जैक्टली आपको लगेगा कि यूरिया है, क्योंकि यूरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चलिए, नहीं पता तो अभी पता चल जाएगा। तो अमोनियम साइनेट को इन्होंने रिएक्शन कराई। इसका मतलब होता है कि बच्चों हीट, ट्रायंगल का मतलब होता है कि हीट, या फिर किसी हीट के बाद और भी कुछ रीअरेंजमेंट्स हुए जो कि यहाँ पे अभी नहीं लिखे गए, जो मैकेनिज्म का पार्ट है, 11th क्लास में आएंगे, ठीक है। तो उससे ये कंपाउंड बना NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ये एग्जैक्टली क्या था? ये एग्जैक्टली था यूरिया। यही यूरिया का फॉर्मूला था, यही यूरिया फॉर्मूला था। तो इन्होंने अमोनियम साइनेट का यूज़ करके यूरिया बना लिया। मतलब लेबोरेटरी में या इंडस्ट्री में आप प्रिपेयर कर सकते हो यूरिया को, ज़रूरी नहीं है कि आप लिविंग बीइंग से ही एक्सट्रैक्ट करो। तो इन्होंने क्या किया? वाइटल फोर्स थ्योरी को फ्लॉप कर दिया, ठीक। अब इसके बाद तो बाढ़ आ गई। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, किसी ने एसिटिक एसिड बनाया, कोल्ब ने, किसी बर्थेलॉ ने मीथेन बनाया, ठीक है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी वो क्या कर दी गई? डिसअप्रूव कर दी गई, ठीक। अब पढ़ते हैं हम टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं बच्चों, वो 2 टाइप के होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन और एक हाइड्रोकार्बन के अलावा बाकी सब। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोकार्बन में क्या वर्ड आ रहा है? एक हाइड्रो और एक कार्बन।
तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होगा वो होंगे हाइड्रोकार्बन। मैं एग्जांपल्स लिखता जा रहा हूँ, आप आराम से देखते जाइएगा। CH4 कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा होगा? 4। क्या है? हाइड्रोकार्बन है या नहीं? बिल्कुल है। क्या नाम है इसका? मीथेन। ठीक, एक कार्बन है, इसका नाम मीथेन रखा जाता है। C2H6 कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, और बाकी 3 बॉन्ड कौन बना लेंगे? हाइड्रोजन बना लेंगे। ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहा हूँ इसके सामने मैं स्ट्रक्चर भी आपको दिखा रहा हूँ। ठीक, इसका नाम क्या होता है बच्चों? ईथेन। 2 कार्बन है, 3 कार्बन होते हैं, C3H8। 3 कार्बन की चेन बनाइए, हाइड्रोजन बनाइए, 3 हाइड्रोजन एक टर्मिनल पे, 3 हाइड्रोजन दूसरे टर्मिनल पे, और बीच में 2 हाइड्रोजन, तो टोटल हाइड्रोजन 8। इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों प्रोपेन। ठीक, 4 कार्बन की चेन, C4H10। ये सब क्या है बच्चों? ये सब हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, अभी हाइड्रोकार्बन और डिटेल में जानेंगे। ये सब हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन। ठीक, 4 से ज़्यादा जब चेन होती है तो पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। इसमें आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, आपको मिलेगा एक रेशियो कि अगर CN है तो H कितना होगा? 2N+2। अगर C1 है तो H कितना होगा? 4। C2 है तो 2 रख के देखो, 2 2 जा 4 + 2 6। C अगर 3 है तो 2 3 जा 6 + 2 8। C अगर 4 है तो 2 4 जा 8 + 2 10। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है। किसका? हाइड्रोकार्बन का। कौन से वाले हाइड्रोकार्बन का? वो वाले हाइड्रोकार्बन का जिसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, जिनको बोलते हैं हम लोग, एक ग्रुप बनाते हैं जिसको बोलते हैं अल्केन्स। इन सबको क्या कहा जाता है? अल्केन्स। इसके आगे आने वाले कंपाउंड्स भी क्या कहलाएंगे? अल्केन्स। लेकिन शर्त यह है कि उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए और सारे सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। ठीक, हाइड्रोकार्बन मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। ओके, अब जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ, बताइएगा। C डबल बॉन्ड C, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे कार्बन 2 बॉन्ड पहले से बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन इधर जोड़ेगा, 2 उधर जोड़ेगा। 2 कार्बन है तो इथ और ईन। अच्छा जी, अगर 3 कार्बन होते तो और एक ही डबल बॉन्ड होता तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़ते, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ते और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। 3 कार्बन की चेन होती तो प्रोप ईन। ठीक, अगर 4 कार्बन होते तो और कहीं एक डबल बॉन्ड होता कॉर्नर पे तो इसको बोलते बच्चों ब्यूट ईन। तो बेसिकली क्या हो रहा है वहाँ पर? इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अच्छा ये बोलोगे यहाँ मीथेन बनती है कि नहीं? नहीं, मीथेन नहीं बनती। क्यों नहीं बनेगी भाई? एक ही कार्बन कहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा? अपने साथ ही डबल बॉन्ड थोड़ी बना लेगा। तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये क्या बना रहा है? ये बना रहे हैं बेसिकली अल्कीन्स। इन सारे ग्रुप्स को आगे चलते चले जाएंगे। आगे क्या आएगा? 5 कार्बन पेंटीन, फिर 6 कार्बन हेक्सीन, फिर 7 कार्बन हेप्टीन। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा हमारे अल्कीन्स। तो जैसे अल्केन्स भी हाइड्रोकार्बन थे, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड, वैसे अल्कीन्स भी क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ठीक, अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बताइएगा कि एक मीथेन में से हमने क्या किया? क्लोरीन के साथ रखा इन सनलाइट, रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, CH3Cl बनता है और बन जाता है HCl। ठीक है, कैसे होती है आगे चल के हम लोग पूरा एक्सप्लेन करके देखेंगे इसको। CH3Cl जो बन जाता है, क्या ये हाइड्रोकार्बन है? नहीं, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ और भी है, तो ये कहलाएगा डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक, अब CH3Cl की जगह अगर CH3OH भी होता तो भी ये क्या कहलाता? डेरिवेटिव। CH3CH2OH ये भी क्या कहलाता? डेरिवेटिव। CH3CH2COOH ये भी क्या कहलाता? डेरिवेटिव। सारे कंपाउंड्स क्या कहलाते? कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ और है, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया, आप कुछ और लेकर आ गए, तो ये सब क्या कहलाएगा? डेरिवेटिव। तो अल्कोहल्स हैं, ईथर्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, हैलाइड्स हैं, ये सब डेरिवेटिव्स हैं। अब ये जो COOH लगा हुआ है इसको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोला जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसको क्या बोला जाता है? बेसिकली इसको बोला जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये होते हैं अल्कोहल्स। ठीक है, अभी होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे तो सारे अल्कोहल पढ़ेंगे, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ेंगे, पर अभी बस ये बता रहा हूँ कि आपको कि अगर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ और आ गया तो उसको आप क्या बोलोगे? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 टाइप के कंपाउंड होंगे, या तो वो हाइड्रोकार्बन होंगे या वो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन होंगे। ठीक है,
तो चलिए हाइड्रोकार्बन देखते हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस, ये तीनों क्या हैं? हाइड्रोकार्बन। अल्केन, अभी अभी हमने आपको अल्केन दिखाया। अल्केन वो होते हैं जो कि सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो। जनरल फार्मूला CnH2n+2, ठीक है। CH4 मीथेन, C2H6 ईथेन, C3H8 प्रोपेन। ये जो स्ट्रक्चर फार्मूला आपके सामने दिख रहा है ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसमें सारे बॉन्ड दिखाए गए। CH4 मीथेन, CH3 ईथेन, CH3 प्रोपेन। ये जो ऊपर मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं बच्चों, ये कंडेंस स्ट्रक्चर है। इसमें सिर्फ मैंने कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाया है आपको, बाकी हाइड्रोजन वाले बॉन्ड आपको नहीं दिखाए हैं, ठीक। ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन, CH3 CH2, तो दोनों ही स्ट्रक्चर सही हैं। जैसे एग्जाम में पूछा जाए वैसा आप बना सकते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर और कंडेंस स्ट्रक्चर। पेंटेन में क्या हो जाएगा? CH3 CH2 और CH3। अब आप देख सकते होंगे कि सारे के सारे कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्ड वाले, तो सारे के सारे क्या होंगे? अल्केन। और अल्केन क्या फॉलो करेंगे? CnH2n+2 का रूल। CnH2n+2 का रूल क्या बोलता है? एक कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन, n की वैल्यू अगर 1 है तो 2n+2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। n की वैल्यू अगर 2 है तो 2n+2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। n की वैल्यू अगर 3 है तो 2n+2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। n की वैल्यू 4 है तो 2n+2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। यही तो हमें मिल रहा है, CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या समझा? यहाँ तक हमने समझा अल्केन्स के बारे में। अच्छा, अगर और नंबर बढ़ते चले जाएं, पेंटेन के बाद क्या होगा? 6 कार्बन की चेन आ सकती है। ये चेन क्यों बन रही है? क्योंकि कार्बन के अंदर कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, ठीक। कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। अगर हम ऐसा अल्केन बनाएं जिसमें 6 कार्बन हो, तो उसमें हाइड्रोजन कितने होंगे? 6 2 12 + 2 14। CH3 CH2 और CH3। अब आप गिन लीजिए, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 3 14, ठीक। कैसे ट्रिक है? क्या ट्रिक है? ट्रिक ये है कि जो टर्मिनल पे कार्बन है वो 3 बॉन्ड बनाएंगे। तो टर्मिनल पे क्या आएगा? CH3, और बीच में क्या आ जाएगा? बीच वाला जो कार्बन है वो 2 बॉन्ड बनाएगा इधर उधर, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा? ये केवल 2 हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ पाएगा, तो CH2, ठीक। तो ये ट्रिक है, ये हमें याद रहेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। तो हमने क्या बनाया? 6 कार्बन। इसको क्या नाम रखेंगे हम लोग? हेक्सेन। अब आप एक चीज़ कॉमन देख रहे होगे कि सबके नाम के लास्ट में क्या आ रहा होगा? AN, ठीक। दूसरा, अगर आपसे कोई हेप्टेन कहे कि हेप्टेन बनाइए, तो हेप्टेन क्या होगा? CH3, ये मैं कंडेंस बना रहा हूँ, कंप्लीट आप बनाइएगा कॉपी लेके। CH2 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर 2 CH3 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये क्या है बच्चे? ये है हेप्टेन। ये सारे के सारे अल्केन हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? अल्केन हैं। और हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के हमने पढ़ने हैं। कौन कौन से? अल्केन, फिर अल्कीन और फिर अल्काइन। अल्काइन वो होंगे जिसमें एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, और और अल्काइन होंगे जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। सारे के सारे क्या हैं? हाइड्रोकार्बन्स। पहले हाइड्रोकार्बन्स पढ़ लेते हैं, फिर उनके डेरिवेटिव्स भी पढ़ लेंगे। तो अल्केन के केस में आपने जैसे मीथेन देखा था, ऐसे अल्कीन के केस में क्या होगा? मीथेन का मीथीन तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भाई एक कार्बन किससे डबल बॉन्ड बनाएगा? उसे कोई और कार्बन तो चाहिए। तो जब 2 कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे तो हम क्या बोलेंगे इसको? ईथीन। क्योंकि कोई भी अल्कीन होती है, कोई भी क्या होती है? अल्कीन होती है, उसके नाम के आगे लास्ट में क्या होता है? ईन लगा होता है। तो इथ का ईन आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ठीक। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है और एक तरफ डबल बॉन्ड है, बाकी हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं? वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोपीन। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटीन, ठीक है। ये अल्केन है, ये अल्कीन है, और ये है अल्काइन। ALKYNE, यहाँ पे शायद मिसप्रिंटिंग है, ठीक है। ALKYNES, अल्काइंस या फिर अल्काइन। अब इस अल्काइन के लिए हमने एग्जांपल उठाया है 2 कार्बन का। अल्काइन में क्या होना चाहिए? सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। 2 कार्बन की चेन है तो इथ,
अब आप समझ रहे होगे कि 2 कार्बन में इथ लगाते हैं, 3 में प्रॉप लगाते हैं, 4 में ब्यूट लगाते हैं, धीरे धीरे चीज़ें याद होती जाएंगी, ठीक है। अब अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो नाम के लास्ट में क्या लगेगा, आइन, तो इथ आइन। अगर 3 कार्बन की चेन होती और एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड होता तो इधर हाइड्रोजन, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ता क्योंकि ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा है, और इधर 3 हाइड्रोजन, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉप, बिल्कुल सही सोच रहे हो, प्रॉप आइन, ठीक है। 4 कार्बन की चेन होती तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं हम लोग ब्यूट आइन। तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये सब क्या है बेसिकली, ये सब हाइड्रोकार्बन्स ही हैं, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी में हमने अलग अलग रखे हैं ताकि इनकी जैसे कि सारे डबल बॉन्ड वाले एक तरफ रख दो जिसमें एक एक डबल बॉन्ड हो। अगर 2-2 डबल बॉन्ड होते तो डाई अल्कीन होता, 2 ट्रिपल बॉन्ड होते तो डाई अल्काइन होता, उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाती, ठीक है। तो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग ट्राई करिएगा घर पे, CnH2n। अल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2, ठीक। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, मतलब मान लो मेरी क्लास है, मेरी क्लास में 25 सीट्स हैं और 25 की 25 सीट्स में सारी की सारी भरी हुई हैं, तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरा क्लास सैचुरेट हो रखा है। मान लो मेरी क्लास में किसी दिन कम बच्चे आए, 25 सीट्स थी, 15 ही भरी हैं, 10 खाली हैं, तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरा क्लास सैचुरेट नहीं है। सैचुरेट मतलब पूरा का पूरा फुली पैक्ड जितना हो सकता था, तो मेरा क्लास क्या है, अनसैचुरेट, ठीक। मतलब अगर और बच्चे आके बैठ सकते हैं, और बच्चे आ सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। तो अब आप बताइएगा, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक, अगर कोई इथीन है, अगर हाइड्रोजन गैस पास कराई जाए इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज ए कैटलिस्ट और थोड़ा उसको क्या किया जाए, हीट किया जाए, तो ये हाइड्रोजन गैस क्या करती है, चिपकने लगती है इथीन के साथ, CH3 बना लेती है। तो ये डबल बॉन्ड खर्च हो जाता है, कहाँ खर्च हो जाता है, डबल बॉन्ड खर्च हो जाता है नए बॉन्ड्स बनाने में। यहाँ पे कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रहा है, यहाँ पे कार्बन बॉन्ड्स बना रहा है 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर जो कार्बन है वो कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, 3। तो हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। क्या फर्दर एडिशन हो सकता है, नहीं, फर्दर एडिशन नहीं हो सकता। तो ये कौन सा कंपाउंड कहा जाएगा, सैचुरेटेड, और ये क्या कहा जाएगा, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में आपने क्या किया, हाइड्रोजन ऐड करके सैचुरेशन ले आए। तो अब सिंपल बात है, सिंपल लॉजिक है, क्या याद रखना है आपको कि जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सैचुरेटेड। जितने भी डबल बॉन्ड वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, अनसैचुरेटेड, और कहीं अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो भी अनसैचुरेटेड, ठीक है। इथेन क्या होगा, सैचुरेटेड, इथीन क्या होगा, अनसैचुरेटेड, प्रोपेन क्या होगा, सैचुरेटेड, और प्रोपाइन क्या होगा, प्रोपीन, अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब समझ में आने लगा होगा आपको थोड़ा थोड़ा। तो इस तरीके से हमने हाइड्रोकार्बन के भी क्या करें, क्लासिफिकेशंस करें, ठीक। अब बात करते हैं चेन्स की, ब्रांचेस की और रिंग्स की, ठीक है। तो आपने देखा है जैसे CH3 CH2 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 CH3, ये 5 कार्बन की चेन है जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं। इसका मतलब क्या है, ये एक अल्केन है जिसमें 5 कार्बन है। अब एक अल्केन जिसमें 5 कार्बन होते हैं तो 5 का क्या बनता है, पेंट, और अल्केन है तो एन, तो क्या बन जाएगा ये, पेंटेन। अब पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H12। ये क्या फॉलो करेगा, CnH2n+2, ये रूल फॉलो करेगा तो 5 × 2 + 2 12। लेकिन इसका स्ट्रक्चर सिर्फ यही मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि पेंटेन हम लेने गए मार्केट से, ठीक है, 2 लोगों को भेजा, एक पेंटेन लेकर आ गए और एक क्या लेकर आ गए, पेंटेन की एक दूसरी फॉर्म। क्या है वो फॉर्म, समझते हैं। इसमें 4 कार्बन तो एक ही चेन में है और एक कार्बन नीचे लटका हुआ है, तो ये भी क्या करेगा, टर्मिनल पे है तो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, ये भी टर्मिनल पे है तो 3 से, ये भी टर्मिनल पे है तो 3 से। ये 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखा है तो 1 बॉन्ड और बनाएगा, और ये 2 बॉन्ड और बनाएगा। तो ये क्या बना रहा है बेसिकली, ये बना रहा है एक ऐसा कंपाउंड जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C5H12, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। इसको अगर पेंटेन बोलते हैं तो इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन का मतलब ये होता है कि ये वाला जो कार्बन है वो 3 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन पाया जाता है, ठीक है। एक अलग कंपाउंड है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, ठीक। तो इसका नाम है पेंटेन, तो उसका नाम है आइसोपेंटेन। ये क्यों मिला, क्योंकि हमें ब्रांचेस मिली, हमें चेन तो मिल ही रही थी, चेन के साथ साथ ब्रांचिंग भी होने लगी। अब आइसोपेंटेन समझा है, हो सकता है एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल होता, बिल्कुल सही सोच रहे हो, आखिरी वाले के बारे में ही बात कर रहा हूँ।
कि 3 कार्बन की चेन होती, एक ऊपर कार्बन एक नीचे कार्बन, CH3 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 और CH3। तो कितने कार्बन? 5। कितने हाइड्रोजन? 12। तो ये क्या बनता बच्चों? ये भी पेंटेन ही का तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ब्रांचिंग हो रही है, तो हमें चेन्स और ब्रांचिंग की वजह से अलग अलग कंपाउंड्स मिल रहे हैं। यही तो वर्सेटाइल नेचर है कार्बन का, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चों नियोपेंटेन। इसमें जो बीच वाला कार्बन आपको दिख रहा है, ये 4 कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये होता है 4 डिग्री कार्बन, ठीक। तो ये है नियोपेंटेन, ओके। इसके अलावा कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी और वर्सेटाइल नेचर और बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ें हम एक और चीज़ की तरफ लेके जाती हैं, और वो होते हैं साइक्लो कंपाउंड्स, ठीक है, या फिर रिंग्स। साइक्लो कंपाउंड्स, अभी हमने चेन्स देख ली, नॉर्मल चेन्स देख ली, फिर ब्रांच के साथ भी चेन्स देख ली, अब रिंग्स की बात करते हैं। तो रिंग्स में क्या है बच्चों कि CH2, फिर यहाँ एक बॉन्ड बना रहा है, यहाँ एक बॉन्ड बना रहा है, CH2, यहाँ बॉन्ड बना रहा है, यहाँ बॉन्ड बना रहा है, CH2। कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की चेन है। क्या कोई सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल? सारे के सारे सिंगल। तो ये क्या है बच्चों? ये है साइक्लो अल्केन। अगर डबल बॉन्ड होता तो साइक्लो अल्कीन हो जाता, ठीक। तो ये साइक्लो अल्केन है, तो इसका क्या एग्जाम्पल होगा? साइक्लो। 3 कार्बन है तो प्रोप और एन, साइक्लो प्रोपेन। 4 कार्बन है तो साइक्लो ब्यूटेन। 5 कार्बन है साइक्लो पेंटेन। 6 कार्बन है तो साइक्लो हेक्सेन। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दे रखा है वो ये दे रखा है साइक्लो हेक्सेन। इसको फिर से बना देता हूं मैं कि एक CH2 जो होता है वो 2 बॉन्ड और बना सकता है, ठीक। तो ये क्या बना बच्चे? साइक्लो हेक्सेन, ओके। ये इसका जो रिप्रेजेंटेशन है ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, और इसका बॉन्ड लाइन जो रिप्रेजेंटेशन है इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ये जब किया जाता है तब इसमें C या H नहीं लिखा जाता। ये मान लिया जाता है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपको पता है कि जो भी कॉर्नर्स हैं वो कार्बन रिप्रेजेंट करेंगे और जो भी वैलेंसी है वो हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। तो एक ट्रायंगल बना दिया साइक्लोप्रोपेन के लिए, स्क्वायर बना दिया साइक्लोब्यूटेन के लिए, हायर क्लासेस में यही चलता है, ठीक है। साइक्लोपेंटेन के लिए एक आपने पेंटागन बना दिया, हेक्सागन बना दिया आपने साइक्लोहेक्सेन के लिए। सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड्स हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब सिंगल बॉन्ड्स दिखा दीजिए आप, सिंगल सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये साइक्लो कंपाउंड्स बनाता है, मतलब ये रिंग्स बनाता है, ठीक। तो कार्बन, हाइड्रोकार्बन आपको किस में मिलते हैं? रिंग्स की फॉर्म में भी मिल सकते हैं। तो कई सारे कंपाउंड, नॉर्मल नॉर्मल चेन्स विद ब्रांचेस, चेन्स विद साइक्लिक कंपाउंड। मान लो कोई ऐसा कंपाउंड मिल गया आपको, साइक्लोप्रोपेन था, यहाँ से कोई चेन जुड़ी हुई है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये क्या है? तो ये देखो CH3 CH3 CH CH2 CH2 CH, ऐसे कई सारे कंपाउंड्स मिल सकते हैं आपको, बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे आपको मिल सकते हैं। इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलियंस में पाए जाते हैं, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेंजीन का। बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जो कि बहुत काम आती है कई सारे कंपाउंड्स में, यहाँ तक कि TNT एक्सप्लोसिव बनाने में भी बेंजीन बहुत काम आती है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। सर ये कैसा फार्मूला है? आओ समझते हैं। ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। क्या है? एक साइक्लिक कंपाउंड। तो चलो पहले 6 कार्बन की एक साइकिल बना दो, ठीक। 6 कार्बन की साइकिल में कितने हाइड्रोजन लगे? सर हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन लगा है, तभी तो C6H6 है, ठीक। अब इस कार्बन की कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है? सिर्फ 3 वैलेंसी, पर होनी कितनी चाहिए? 4। यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, इन दोनों की 4 सेटिस्फाई हो गई, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, इन दोनों की भी 4 हो गई, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगा दो, इनकी भी क्या हो गई? 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। अब सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, इसी को बोलते हैं बेंजीन। अब इसका कोई अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पूछ लें, जो भी पीछे पढ़ के आए हम लोग, तो ऐसे 6 हेक्सागन बनाओ, यहाँ बॉन्ड बना दो, यहाँ, मतलब बेंजीन में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये क्या है? एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में तो आपके पढ़ाई में पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, ठीक है, 11th क्लास में। अब हम पढ़ते हैं बच्चों, हाइड्रोकार्बन हमने पढ़ लिया है, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर CH3Cl हो तो इसको क्या बोलोगे? हाइड्रोकार्बन? नहीं, इसको बोलोगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अगर CH3OH है तो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक। अगर CH3CH2COOH है तो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये क्यों कहला रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे बेसिकली लगे हुए हैं फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक। तो क्लोरीन और ब्रोमीन ये क्या है? बेसिकली फंक्शनल ग्रुप्स हैं। क्या फंक्शनल ग्रुप है? क्या नाम है इनका? इनका नाम है, अगर F लगा है, Cl लगा है, Br लगा है या I लगा है,
इनका नाम है फ्लोरो, इसका नाम है क्लोरो, इसका नाम है ब्रोमो, इसका नाम है आयोडो। ठीक, तो CH3Cl इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप क्लोरोमीथेन। अभी एक एक नाम इसलिए बता रहा हूँ कि IUPAC डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो क्लोरोमीथेन, ओके। जब कभी आपका अल्कोहल है, कोई भी अल्कोहल है, कोई भी दुनिया का अल्कोहल है, उसमें क्या लगा होगा, OH लगा होगा। जैसे CH3OH, CH3OH क्या होगा, मिथाइल अल्कोहल, एक मिथाइल ग्रुप लगा है ना। जैसे मीथेन था CH4, वहाँ से क्या किया आपने, एक अल्काइल ग्रुप बना लिया अल्केन से, CH3 और एक बॉन्ड। तो ये जो अल्काइल ग्रुप है ये लगा है OH के साथ, तो क्या कहलाएगा, मिथाइल अल्कोहल। C2H5OH ये कैसे बना होगा, बेसिकली C2H6 होगा, मतलब इथेन। तो इथेन का क्या बनेगा बच्चों, इथेन का बनेगा इथाइल, C2H5OH, तो इथाइल अल्कोहल। तो अल्कोहल ग्रुप लगा होगा, तो ये क्या कहलाएगा, बेसिकली एक फंक्शनल ग्रुप, OH लगा हुआ है। ठीक, इसी तरीके से हम लोग को क्या मिलते हैं, हम लोग को एल्डिहाइड भी मिलते हैं। जैसे CH3CHO ये होता है एल्डिहाइडिक ग्रुप, CH3C डबल बॉन्ड OH ये होता है इसका स्ट्रक्चर एल्डिहाइड ग्रुप का। ये कितने भी कार्बन की चेन के साथ जुड़ सकता है, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, कीटोन ग्रुप क्या होता है समझते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दोनों तरफ कोई अल्काइल ग्रुप लगे, जिसको मैं R या R डैश से रिप्रेजेंट करूंगा। R या R डैश अगर सेम होते हैं, मान लो कि R इज इक्वल टू R डैश है, पहला केस ले लेते हैं, और दोनों तरफ मान लेते हैं मिथाइल लगा हुआ है, तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये जो ग्रुप कहलाता है ये कहलाता है कीटोन। जैसे वहाँ पे एल्डिहाइड कहला रहा था, वहाँ पे चेन एंड हो रही थी, यहाँ पे चेन एंड नहीं हो रही है, बीच में आ रहा है कहीं। एक तरफ CH3 लगा है और दूसरी तरफ CH2 CH3 लगा हुआ है, मतलब ये जो इधर उधर ग्रुप लगे हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। बस क्या होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O कॉमन होना चाहिए और दोनों तरफ ग्रुप्स लगे होने चाहिए। ठीक, R या R डैश सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है इसका ये है एसिटिक एसिड, CH3COH, जो सिरके में, विनेगर में पाया जाता है। ठीक, एसिटिक एसिड, ओके। विनेगर में अगर एसिटिक एसिड पाया जाता है CH3COH, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, CH3C डबल बॉन्ड O OH। इसको एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये टूट जाता है, 100 में से 1-2 मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, ज़्यादा नहीं टूटते हैं। ठीक, 100 में से 2-3 मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, ज़्यादा नहीं टूटते हैं, क्या देते हैं, H पॉजिटिव। इसीलिए ये क्या है, एसिड है लेकिन वीक एसिड है। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है वो CH3 के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, तो हम इसके नाम रखना सीखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। क्लोरोब्रोमो क्या है, ये बेसिकली हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन आ गए। ठीक है, ये सब फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब बच्चों देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है होमोलोगस सीरीज। क्या है ये होमोलोगस सीरीज, ठीक है, समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी अभी कि CH4 मीथेन है, C2H6 इथेन है, C3H8 प्रोपेन है, C4H10 ब्यूटेन है, C5H12 पेंटेन है। ये बेसिकली क्या है, अल्केन की एक सीरीज ही तो लिख रहा हूँ मैं। इस अल्केन की सीरीज में कितना एडिशन हो रहा है, एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का। बार बार देखिए, एक कार्बन ऐड हो रहा है और 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ठीक, एक कार्बन ऐड हो रहा है और 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। अल्केन्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम रहेंगी। मतलब ये है कि अगर आपने 4 से 5 अल्केन उठा के पढ़ लिए, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आपने 4 से 5 अल्केन पढ़ लिए, तो आप क्या कर सकते हो, पेंटेन या हेक्सेन की प्रॉपर्टीज को अंदाजा लगा सकते हो। अगर अल्केन कोई रिएक्शन देगा, कोई रिएक्शन अगर इथेन दे रहा है, मीथेन दे रहा है, प्रोपेन दे रहा है, तो वही रिएक्शन ब्यूटेन भी दे सकता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, सिमिलर। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी आपको क्या मिल जाएंगे, ट्रेंड्स, कि अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो आगे भी क्या होगा, आगे भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि होमोलोगस सीरीज बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, क्या लॉजिक है, समझते हैं। ठीक है, होमोलोगस सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड की बनाई जाती है जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर हो, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, सिमिलर हो, और उनमें कितने का एडिशन हो रहा हो, बार बार सक्सेसिवली CH2 का एडिशन हो रहा हो। तो हर मेंबर इस सीरीज का कितने से डिफर करेगा, CH2 से। कार्बन का एटॉमिक मास 12,
हाइड्रोजन का 2। तो हर एक सक्सेसिव मेंबर का एटॉमिक मास किससे इंक्रीज हो रहा है? 14 से। एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है तो साथ ही साथ साइज भी इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है। ऑल द मेंबर ऑफ द सीरीज शेयर अ जनरल फार्मूला। जैसे अल्केन्स की बात करी तो अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n। अब आप सोच रहे होगे कि सर क्या अल्कीन भी होमोलोगस सीरीज बनाते हैं? बिल्कुल, ये होमोलोगस सीरीज ही थी, इसीलिए इनका नाम अल्केन अल्कीन अल्काइन रख दिया गया। ठीक। जैसे मीथेन के केस में आप देखोगे तो मीथेन में जो ब्यूटेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट 36.2। मतलब इससे नीचे मिलने वाले मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब क्या होंगे? गैसियस। पेंटेन क्या होगा? गैसियस नहीं होगा, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होगा। ठीक है। अच्छा, कोई अल्कोहल लो CH3OH। ठीक। एक दूसरा अल्कोहल लो C2H5OH। एक तीसरा अल्कोहल लो C3H7OH। OH क्या है? बेसिकली एक फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। इनके स्ट्रक्चर्स लिखना शुरू करें। C4H9OH। इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे आप सब समझ रहे होंगे। इसका तो CH3OH ही होगा, इसका CH3CH2OH, इसका CH3CH2CH2OH। ठीक। और यहाँ 4 कार्बन की चेन CH3CH2CH2OH। ये जो आपको स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं बच्चों, ये क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं कि क्या सिमिलैरिटी है स्ट्रक्चर में। सब में OH फंक्शनल ग्रुप है, तो जो रिएक्शन शुरू के 2-4 कंपाउंड दे रहे होंगे, फर्दर आगे के कंपाउंड भी मोर और लेस सिमिलर रिएक्शंस देंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या मिलेंगी? सिमिलर। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ रहा है तो नीचे जाते टाइम क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, एक ही ट्रेंड मिलेगा आपको। तो इसलिए आप क्या करोगे? अल्कोहल की अलग से स्टडी करोगे। अब अल्कोहल की जब अलग से स्टडी करोगे तो इसको क्या बोलोगे? ये अल्कोहल की क्या है? होमोलोगस सीरीज है। ठीक। जैसे अल्केन्स की थी होमोलोगस सीरीज, तो अल्कोहल की जो होमोलोगस सीरीज है उसका जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n+1OH। जैसे C1 तो H3OH, C2 H5OH। ठीक है। जो केमिकल प्रॉपर्टी आपको ये देगा वही ये देगा, वही ये देगा, वही ये देगा। क्या सब में CH2 का एडिशन हो रहा है? हाँ जी, सब में क्या हो रहा है? CH2 का एडिशन हो रहा है सक्सेसिवली। तो ये क्या है? बेसिकली होमोलोगस सीरीज। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर लगा हुआ है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो हम उसकी होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं। जैसे अगर कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो इसकी होमोलोगस सीरीज कैसे बनेगी? सबसे पहला कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ ही इसको जोड़ दो। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? फॉर्मिक एसिड। ये कॉमन नेम है, IUPAC नहीं है। फिर CH3 के साथ जोड़ दो, CH3 C++OH। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एसिटिक एसिड। ठीक है। CH3 CH2 C++OH, इसको क्या बोलते हैं? प्रोपियोनिक एसिड। तो ये जो एसिड्स हैं ये बेसिकली क्या है? वीक एसिड्स। क्या इसमें सक्सेसिवली CH2 का एडिशन हो रहा है? हाँ जी, CH2 का एडिशन ही तो हो रहा है। तो ये क्या मिल गई है हमें? एक होमोलोगस सीरीज। तो अगर फंक्शनल ग्रुप सेम रहे और एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन वो भी क्या है? सेम, कोई और नई चीज़ तो आई नहीं। तो सक्सेसिवली क्या मिल रहा है हम लोग को? होमोलोगस सीरीज, जिसमें CH2 का एडिशन हो रहा है। केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है। 2-4 कंपाउंड्स की स्टडी कर लोगे तो आगे के कंपाउंड्स की स्टडी करना आसान है। शुरू के कंपाउंड जो रिएक्शन दे रहे होंगे आगे वाले भी वही रिएक्शन मोर और लेस दे रहे होंगे। ठीक है। ये होमोलोगस सीरीज का फंडा है। जैसे कि मिथाइल ब्रोमाइड, ये क्या है? ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया। अगर मैं लिखूं C2H5 तो ये होमोलोगस सीरीज टाइप की नहीं मिल रही है? C3H7Br। तो जो रिएक्शन मिथाइल ब्रोमाइड देगा वही रिएक्शन कौन देगा? इथाइल ब्रोमाइड भी देगा। तो मिथाइल ब्रोमाइड KOH अल्कली के साथ क्या देता है? मिथाइल अल्कोहल। इथाइल ब्रोमाइड अल्कली के साथ क्या देता है? इथेनॉल। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी जो होती है वो सक्सेसिवली क्या होती है? ट्रेंड में बढ़ती चली जाती है। मॉलिक्यूलर मास एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूलर मास एंड साइज, तो वो इंक्रीज करती है सक्सेसिवली। ठीक है। होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर शो करते हैं। ठीक। तो अगर आपने शुरू के 3 से 4 कंपाउंड्स की स्टडी कर ली किसी भी होमोलोगस सीरीज की, तो आप पूरे की क्या बना सकते हो? प्रॉपर्टीज बता सकते हो। जैसे हम ये कहते हैं कि अल्केन जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से दे देता है, एडिशन रिएक्शन नहीं देता। अब हमने क्या करा? मीथेन, इथेन, प्रोपेन पे स्टडी कर लिया, ब्यूटेन, पेंटेन के लिए बोल दिया, चेक करके देखा तो वो चीज़ें क्या आ रही थी? सही आ रही थी। ठीक है। तो जो नॉलेज है होमोलोगस सीरीज की वो सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अल्काइल ग्रुप्स होता है, जो अल्काइल ग्रुप है, जैसे कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जैसे CH3 है, इसको क्या बोलोगे? अल्काइल ग्रुप। CH3OH में
CH3 CH2OH, ठीक, CH3 CH2 CH2OH। तो ये जो ग्रुप लगा है इसको बोलेंगे अल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, ठीक। ये क्या लगा है? फंक्शनल ग्रुप। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या बताएगा? केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सिमिलर। अल्काइल ग्रुप क्या होगा? साइज बड़ा होता जा रहा है, अल्काइल ग्रुप के साथ साथ मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है, तो अल्काइल ग्रुप पे क्या डिपेंड करेगी? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो अल्काइल ग्रुप डिटरमाइंस द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द फंक्शनल ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। अब कुछ होमोलोगस सीरीज का ये रिवीजन ही देख लो, सब कुछ तो पढ़ा दिया आपको। अल्केन है, जनरल फार्मूला CnH2n+2, होमोलोगस सीरीज का क्या है? मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। अल्कीन्स हैं CnH2n, एक डबल बॉन्ड मिलता है, एक सिंगल, एक दो मिले तो डाई अल्कीन, वो अलग केस हो जाएगा, ठीक है। तो इथीन प्रोपीन ब्यूटीन। अल्कोहल्स हैं तो जनरल फार्मूला CnH2n+1.OH। फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, OH फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH। जैसे ये मीथेन होता है, इथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, वैसे ही जब कहीं OH लगा होता है तो उसके IUPAC नाम में, IUPAC नेम में, कॉमन नहीं, IUPAC नाम में ऑल लगा होता है। जैसे यहाँ पे क्या लगा है? मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। अब आप कहोगे सर ई कहाँ गया? तो भाई ई और ओ दो वॉवल्स थे, आपस में टकराएंगे तो ई को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक। कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा होता है? COOH। तो CnH2n+1, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कौन आ गया? COOH। तो अगर एक ही कार्बन है तो मेथ, ठीक है, या मीथेन। अब यहाँ पर जब ये COOH लगा होता है तो इसके लास्ट में IUPAC में क्या लगाते हैं? ओइक एसिड। IUPAC नेमिंग अभी सिखाऊंगा धीरे धीरे, हल्के हल्के एग्जांपल्स देता चल रहा हूँ ताकि आसान लगे आगे चल के। तो मीथेन प्लस ओइक एसिड, तो मीथेन ओइक एसिड। अगर दो कार्बन की चेन है CH3COOH तो क्या कहलाएगा? ये इथेनोइक एसिड। तीन कार्बन की चेन है तो CH3CH2COH, क्या कहलाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। चार कार्बन की चेन है तो ब्यूटेनोइक एसिड। अब ये जब ब्यूटेनोइक एसिड प्रोपेनोइक एसिड नाम रख रहे थे तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है इसको भी काउंट किया जाता है, ठीक है। अब कुछ एक्टिविटी है, क्या एक्टिविटी है समझते हैं। कैलकुलेट द डिफरेंस इन द फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास फॉर, हमें कुछ क्वेश्चंस, हमें कुछ कंपाउंड्स बताए हैं CH3OH, C2H5OH, ठीक है। इन दोनों में क्या बताना है? डिफरेंस इन फार्मूला। फार्मूले में क्या डिफरेंस है? एक CH2 का एडिशन हो रहा है। मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है? CH2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? एटॉमिक मास 14, इसका 12, इसका 2, 12 + 2 14, तो कितना मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस है? 14। इन दोनों कंपाउंड का देखो C2H5OH, C3H7OH, यहाँ से भी यहाँ तक कितना एडिशन हो रहा होगा? CH2 का। ये क्या है? होमोलोगस सीरीज, और हमें क्या मिल रहा है? 14 का एडिशन मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास C3H7, C4H9, यहाँ पर भी CH2 का एडिशन हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास कितना इंक्रीज हो रहा होगा? 14, ठीक है। पूछा गया है कि इन तीनों में कोई सिमिलैरिटी है क्या? हाँ जी, इन तीनों में ये सिमिलैरिटी है कि यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है वो इन तीनों में क्या मिल रहा है? फंक्शनल जो ग्रुप मिल रहा है वो मिल रहा है OH, मतलब ये सारे के सारे क्या हैं? अल्कोहल्स। अब कहा गया है कि अरेंज दिस अल्कोहल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन में इन अल्कोहल्स को अरेंज किया, तो सबसे पहले CH3OH, उसके बाद C2H5OH, उसके बाद C3H7OH, उसके बाद कौन आ रहा है? C4H9OH। तो हमें क्या मिल गई? हमें बेसिकली अल्कोहल्स की एक फैमिली मिल गई जिसमें सक्सेसिवली CH2 का क्या हो रहा है? एडिशन। तो ये हमें बेसिकली क्या मिल गई? एक होमोलोगस सीरीज। फंक्शनल ग्रुप OH, अल्काइल ग्रुप CH3, C2H5, C3H7 और C4H9, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल और ब्यूटाइल, ठीक। क्या इसको हम होमोलोगस सीरीज कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। जनरेट द होमोलोगस सीरीज फॉर द कंपाउंड्स कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन्स फॉर अदर फंक्शनल ग्रुप्स। अब किसी और फंक्शनल ग्रुप के लिए अगर हमें अरेंज करनी है, मान लो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए, CHO के लिए करनी है, तो सबसे पहले क्या करो? एक हाइड्रोजन लगा दो और CHO, फिर हाइड्रोजन की जगह पे CH3 लगा दो और CHO, फिर यहाँ पे C2H5 लगा दो और CHO, यहाँ पे C3H7 लगा दो और CHO। ये क्या मिल गई? एल्डिहाइड्स की एक होमोलोगस सीरीज। अभी पीछे एसिटिक एसिड की भी कराई थी आपको, फॉर्मिक एसिटिक एसिड, ठीक है। अब आई बिलीव आपको होमोलोगस सीरीज का फंडा क्लियर हो गया होगा। तो होमोलोगस सीरीज हाइड्रोकार्बन में भी मिल सकती है और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन में भी मिल सकती है, ठीक।
अब बच्चों पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, आपके सिलेबस में नॉमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा मतलब टफ नहीं है, बहुत इजी नॉमेनक्लेचर्स हैं। तो एक चीज़ है जो कि आप पढ़ते पढ़ते आप समझ गए होंगे कि जो नंबर ऑफ कार्बन है वो आपको देखने हैं कि नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में, जिसको हम बोलते हैं पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है? ठीक है, पेरेंट चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन है मान लो कि वो 1 है, तो हम लगाएंगे इसके लिए रूट वर्ड यूज़ करेंगे मैथ। अभी से बताएंगे कि रूट वर्ड क्या होता है। 2 हैं तो मैथ एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, बेसिकली ब्यूटा होता है लेकिन फिर वो हट जाता है ब्यूटा। C5 है तो पेंट या पेंटा, C6 है तो हेक्स या हेक्सा। ठीक है, C7 है तो हेप्ट या हेप्टा, C8 है तो IUPAC नाम क्यों रखते हैं ये तो पता ही होगा। IUPAC नाम इसलिए रखते हैं कि एक कंपाउंड का नाम एक स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए कि इस तरीके से रखना है। अब कोई साइंटिस्ट अगर यूके में बैठा है, यूक्रेन में बैठा है, या इंडिया में बैठा है, या अमेरिका में बैठा है, उसका जो IUPAC नेम होगा वो सेम होगा। इसलिए सारे साइंटिस्ट कम्युनिटी को पता रहेगा कि कौन से नए कंपाउंड की खोज हो गई है। इन सब चीज़ों पे क्या है, रेगुलेशंस रहेंगे। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अब मैं आपसे बोलूँ ईथीन ले आओ, अब पता चला कि आप अमेरिका में गए, वहाँ ईथीन किसी और चीज़ को कहा जाता है, फिर तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक कंपाउंड का एक ही नाम होना चाहिए। ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसका डेका, नोना, डेका। ठीक है, ऑक्टा, नोना, डेका। तो नंबर ऑफ कार्बन जो पेरेंट चेन में थे उसके हिसाब से हम क्या रखेंगे, रूट वर्ड। आइए नाम देखते हैं कैसे रखे जाते हैं, रूल्स देखते हैं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे रूल्स, आसान से। मान लीजिए 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अल्केन। ये क्या हो जाएगा, अल्केन। कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, तो ब्यूट। 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटा। ठीक, ब्यूटा प्लस नाम के आगे जो चीज़ लगाई जाती है उसको बोलते हैं सफिक्स। तो पेरेंट चेन जो होती है, पेरेंट चेन से हमें क्या आता है, रूट वर्ड। पेरेंट चेन 4 कार्बन की थी तो रूट वर्ड क्या आया, ब्यूटा। पेरेंट चेन 4 कार्बन की है तो रूट वर्ड क्या आया, ब्यूटा। पेरेंट चेन के आगे क्या लगाएंगे हम लोग, सफिक्स। सफिक्स भी 2 टाइप के होते हैं, पहले पढ़ेंगे हम लोग प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स किस में काम करेंगे, कैसे काम करेंगे देखते हैं। जैसे रूट वर्ड है, रूट वर्ड के आगे अगर अल्केन है तो एन लगाओगे आप, अगर अल्कीन है तो इन लगाओगे आप, अगर अल्काइन है तो आइन लगाओगे। इनको कहा जाता है प्राइमरी सफिक्स। ये किस पे डिपेंड करते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के प्रेजेंस पे। जैसे ये 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटा प्लस एन। अब इसका जो ए है ये सेक्रीफाइस हो जाएगा तो क्या उसका नाम हो जाएगा, ब्यूट एन। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर 4 कार्बन की चेन होती और 4 कार्बन की चेन में कहीं पर एक डबल बॉन्ड होता तो ये क्या बन जाता, अल्केन से अल्कीन। तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ब्यूटा के बाद इन। ठीक, बाकी आप हाइड्रोजन लिखो सारे के सारे जो कि वैलेंसी सेटिस्फाई करवाएंगे इसकी। ठीक, तो क्या बनाता बच्चों, ब्यूट इन। ओके, अगर 3 कार्बन की अगर 4 कार्बन की चेन होती और ट्रिपल बॉन्ड होता तो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए पहले सारे हाइड्रोजन लिख लो, सारे कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, तो इसका नाम होता बच्चों ब्यूट आइन। तो ब्यूट के बाद क्या हो रहा है, इन आइन, ये चेंज हो रहा है। तो ये बेसिकली रूट वर्ड जो है ब्यूट, ये 4 कार्बन से आया, 4 का मतलब ब्यूट। 5 कार्बन की चेन होती तो पेंट, तो पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन ऐसे बनते। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली प्राइमरी सफिक्स। ठीक, तो जैसे अल्केन है या मीथेन है, तो मीथेन में जो मेथ है वो रूट वर्ड है, एन जो है वो प्राइमरी सफिक्स है। इथेन में एथ रूट वर्ड है, एन जो है वो प्राइमरी सफिक्स है। प्रोपेन में प्रोप जो है वो रूट वर्ड है, एन जो है वो प्राइमरी सफिक्स है। ठीक है, अब आओ कुछ फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ते हैं। जैसे CH4, इसको क्या बोलोगे आप, मीथेन। ठीक, मेथ रूट वर्ड है, एन प्राइमरी सफिक्स है। 2 कार्बन की चेन है, C2H5OH, इसको क्या बोलोगे आप, देखो ये कैसे बनाया होगा, 2 कार्बन CH3CH2OH, ऐसा ही तो होगा इसका स्ट्रक्चर। तो 2 कार्बन की चेन है और कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, अगर OH ना होता तो हम इसे क्या बोलते हैं, इथेन, तो इसको इथेन लिखो। और क्योंकि ये OH फंक्शनल ग्रुप है तो लगा दो ऑल। अब O और E आपस में टकराएंगे तो E को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल। ठीक, क्या बन जाएगा, इथेनॉल।
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। वैसे ही अगर CH3OH होता तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मीथेनॉल। ठीक है, CH3 CH2 CH2OH होता तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोपेनॉल। क्यों बोलते हैं प्रोपेनॉल, क्योंकि 3 कार्बन की चेन प्रोपेन बनाती, प्रोपेन प्लस ऑल प्रोपेनॉल। ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो प्राइमरी सफिक्स के भी बाद में आ रहा है, तो हमारा रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। इसका मतलब सेकेंडरी सफिक्स जो होते हैं वो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जिनको हम लोग सेकेंडरी सफिक्स में लिख देते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। सफिक्स वो होता है जो रूट वर्ड के बाद आए। रूट वर्ड कौन डिसाइड करेगा, हमारी पेरेंट चेन। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं फिर और अच्छे से क्लियर होता है। CH3 CH CH3 CH2 CH3। कार्बन की जो आपको चेन लेनी होती है पेरेंट चेन, उसका एक रूल है कि वो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन होनी चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। ठीक, समझते हैं क्या, यहाँ पे कितने कार्बन की चेन दिख रही है, वैसे तो 5 कार्बन है, लेकिन आप चेन पकड़ने जाओगे तो आपको कंटिन्यूस चेन चाहिए, तो कंटिन्यूस चेन आपको मिलेगी 1 2 3 और 4 कार्बन की। तो यहाँ पर ये जो CH3 लगा है ये क्या है, बेसिकली ब्रांच, जिसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो सर आपने फंक्शनल ग्रुप बता दिया, अल्केन अल्कीन अल्काइन बता दिया, अब सब्स्टिट्यूएंट का कैसे नाम लिखेंगे और देखते हैं। सबसे पहले पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की, तो नाम क्या आएगा, ब्यूट। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं, तो नाम क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। अब हमें ये बताना होगा कि मिथाइल जो है, मिथाइल वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो इसकी पोजीशन बतानी होगी 1 2 3 4। ठीक, हम ये कहते हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको छोटे से छोटा नंबर देने की कोशिश करो, इस तरीके से आप नंबरिंग करो। नंबरिंग ज़रूरी है तभी तुम पोजीशन बता पाएंगे। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये क्या है बेसिकली, ये है इसका IUPAC नेम, 2 मिथाइल ब्यूटेन। वैसे इसको कॉमनली क्या कहते थे हम लोग, अभी आधे घंटे पहले हमने पढ़ा था कि इसको कॉमनली क्या कह रहे थे हम लोग, आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन इसका कॉमन नेम है, बट इसका IUPAC नाम जो है वो 2 मिथाइल ब्यूटेन है। तो ये जो हमने लिखा है, ये नाम से पहले लिखा है तो इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। इसको नाम से पहले लिखा है तो इसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। तो नाम लिखने का तरीका क्या होगा बच्चों, पहले प्रीफिक्स आएगा, फिर रूट वर्ड आएगा, फिर रूट वर्ड के बाद प्राइमरी सफिक्स, जिसमें हमें पता चलेगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, और फिर सेकेंडरी सफिक्स, जिससे हमें पता चलेगा कि कोई फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। ठीक है, आइए बुक के दिए हुए एग्जांपल्स देखते हैं। बुक में दिए हुए एग्जांपल्स हैं सबसे पहले हेलो अल्केन्स। ऐसे अल्केन्स जिसमें एक हाइड्रोजन को हटा के वहाँ पे एक हेलोजन आ गया है। जैसे यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल दे रखा है CH3 CH2 CH2 Cl। अगर केवल CH3 CH2 CH3 होता, मतलब ये, तो इसको क्या बोलते हैं आप, 3 कार्बन की चेन और एक अल्केन, तो प्रोपेन। लेकिन प्रोपेन में क्या हुआ है, प्रोपेन में क्लोरीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ गया है, तो यहाँ पे प्रीफिक्स यूज किया जाता है, क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आइडो। तो यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरो, CHLORO क्लोरो, क्लोरो के बाद क्या आ जाएगा, प्रोपेन। ठीक, यहाँ पे Br लगा हुआ है तो ब्रोमो के बाद क्या आ जाएगा, प्रोपेन। अब आप पूछोगे सर इसको फंक्शनल ग्रुप की तरह क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि IUPAC वालों ने ऐसे ही सिखाया कि इसको आप कैसे कहाँ लिखोगे, प्रीफिक्स में। जैसे मिथाइल इथाइल को प्रीफिक्स में लिखते, वैसे इसको भी आप प्रीफिक्स में लिखोगे। ठीक, दूसरा बच्चों, दूसरा है हमारे पास अल्कोहल। अल्कोहल वो होते हैं जिनके एंड में क्या लगा होता है, OH फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल 3 अल्कोहल पढ़ेंगे हम लोग, CH3OH CH3 CH2OH। ये जो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ इसको कंडेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं, और जो यहाँ पर दिख रहा है वो आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ठीक, CH2OH। अब अगर केवल एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते तो क्या बोलते हैं, मीथेन। लेकिन उस हाइड्रोजन को हटा के, चौथे हाइड्रोजन को हटा के क्या आ गया है, अल्कोहल। तो अल्कोहल जब होता है तो सफिक्स में लगाते हैं ऑल, तो इसको बोलेंगे मीथेनॉल। ठीक, इसको बोलेंगे इथेनॉल, और इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉल। ऐसे ही ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, ये सब आते चले जाएंगे। तो हमने ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा। ये क्या है बच्चे, सफिक्स। ठीक, अब पढ़ते हैं बच्चों एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम लोग बुक्स में CHO के नाम से भी लिख सकते हैं, और कभी कभी स्ट्रक्चर पूरा बना के ऐसे दे दिया जाता है कि कार्बन से एक डबल बॉन्ड बना हुआ है। ये इस तरीके से लिखा हो या इस तरीके से लिखा हो, दोनों ही सही है। ठीक है, 2 डायमेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। CH3 CH2 और CHO।
किसका CHO? जो CHO फंक्शनल ग्रुप है उसी के कार्बन को क्या काउंट किया जाएगा इस चेन को नाम करने के लिए, रूट वर्ड लेने के लिए? हाँ, काउंट किया जाएगा। तो 3 कार्बन की चेन है तो रूट वर्ड क्या आ जाएगा? प्रोप। कोई कार्बन में डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं, तो प्रोपेन। प्रोपेन प्लस, इसमें भी क्या करते हैं सफिक्स में, जैसे यहाँ पर ऑल लगाते थे, यहाँ पे क्या लगा देते हैं? अल लगा देते हैं। अल्कोहल में ऑल लगा रहे थे और इसमें अल। इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये बेसिकली IUPAC ने बताया है कि इस तरीके से लगाना है। ठीक, आप देख लो कि नाम से कहाँ कहाँ आपको लिंक बैठा पा रहे हो। ठीक, तो प्रोपेनल। अब क्या होता है कि ये ई को हमें सब हटाना पड़ता है क्योंकि 2 वॉवल्स एक साथ नहीं रख सकते हैं। ठीक, तो प्रोपेनल। वैसे ही अगर केवल एक हाइड्रोजन होता यहाँ पे और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का ही कार्बन होता तो इसका नाम होता बच्चे मीथेनल। ठीक है, अगर CH3 CHO होता तो इसका नाम होता बच्चे इथेनल। ठीक है, हम लोगों ने अल्कोहल सीखे, एल्डिहाइड्स सीखे, अब कीटोन्स भी देख लेते हैं। कीटोन्स बेसिकली वो कंपाउंड होते हैं जिसमें एक तरफ कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है और दूसरी दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होते हैं, R R'। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी। हमें जो केस दिया गया है क्वेश्चन में वो क्या दिया गया है? सेम, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, इस तरीके का कोई कंपाउंड है CH3 दो तरफ और एक तरफ C डबल बॉन्ड हो बीच में। तो 3 कार्बन की चेन है, तो 3 कार्बन की चेन क्या बनाती है? प्रोपेन। लेकिन हमें क्या बताया गया है? हमें ये बताया गया है कि कीटोन के सफिक्स में आपको ओन लगाना है, तो प्रोपेन प्लस ओन। इसमें ई को कैंसिल आउट करना पड़ेगा तो क्या बनेगा? प्रोपेनोन। ठीक, मान लीजिए कि आपको कंपाउंड दिया होता, कोई कीटोन दिया होता जिसमें दोनों तरफ अलग अलग कार्बन होते, जैसे CH3 इधर होता डबल बॉन्ड, CH2 इधर होता और CH3 इधर होता। अब आपको क्या करना पड़ता? अब आपको 4 कार्बन की चेन लेनी पड़ती। उस 4 कार्बन की चेन में आपको नंबरिंग करनी पड़ती 1 2 3 4। ठीक है, और आप क्या नाम रखते? आप रखते इसका नाम ब्यूटेन 2 ओन। मतलब आप पोजीशन भी बताते हैं कि जो 2 नंबर है उस पर ओन लगा हुआ है। अब आपने इसका 2 ही नंबर क्यों रखा है, 3 क्यों नहीं? आप समझ गए होंगे कि IUPAC में क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप्स को छोटे से छोटा नंबर देने की कोशिश करनी है। ठीक, अब कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं बच्चों। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब C डबल बॉन्ड O और OH। ये जब फंक्शनल ग्रुप लगा होता है तो हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। ये जब कहीं लगा होता है तो सफिक्स में ओइक एसिड लगा दिया जाता है। ठीक है, अगर सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ये लगा हुआ है तो क्या नाम आएगा? तो नाम आएगा मिथेनोइक एसिड। अगर CH3 के साथ ये नाम लगा हुआ है CH3COH तो इसको क्या बोलेंगे? इथेनोइक एसिड। ये इसका IUPAC नाम है एथमेथ वाला, और इसका नॉर्मल नेम जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है? एसिटिक एसिड, जो सिरके में पाया जाता है, बहुत फेमस है। ठीक, हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है? हमें क्वेश्चन ये दे रखा है CH3 CH2 COH। अब बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे इस कार्बन को काउंट नहीं करते हैं, खाली 2 कार्बन लेते हैं, एथ लिख देते हैं। नहीं, ये तीनों कार्बन को काउंट करना है, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को भी काउंट करना है। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। अब बच्चों पढ़ते हैं अल्कीन्स। अल्कीन्स तो हमने देखे ही थे। अल्कीन में क्या है? सफिक्स में ईन लगा रहे हैं और अल्काइन में सफिक्स में आइन लगा रहे हैं। ये कौन से सफिक्स थे? प्राइमरी सफिक्स। ये कौन से थे? फंक्शनल ग्रुप वाले सेकेंडरी सफिक्स। ठीक, तो CH3 CH CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो क्या हो जाएगा? 3 कार्बन की चेन, प्रोप इन। ठीक, प्रोपाइन कैसे होगा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन। ठीक, ये बेसिकली अल्केन है और ये अल्कीन है। तो आपका IUPAC बच्चों हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ते हैं हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। पेंटेन के लिए कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं? पहले पेंटेन बना लें, CH3 CH2 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 CH3। आइसोमर्स बेसिकली आप अभी अपने लेवल पे ये समझो कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जैसे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पेंटेन का क्या होता है? स्टाइल, बट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। तो पेंटेन में एक तो ये मिल जाएगा जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन। अब जब कभी भी ये नॉर्मल वर्ड यूज़ होता है ना, इसका मतलब ये कॉमन नेम है। ठीक, वैसे पेंटेन बोल देते हैं। CH3 CH CH3 CH2 और CH3, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। इसमें ये कार्बन जो होता है वो 3 डिग्री कार्बन होता है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। और एक और कंपाउंड मिल सकता है C5H12 का, इसको बोलते हैं बच्चों नियोपेंटेन।
ठीक है। तो 3 अलग अलग हमें आइसोमर्स मिलते हैं पेंटेन के, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है। व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स? सबसे पहली प्रॉपर्टी जो बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करी थी स्टार्टिंग से, वो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्यों आती है? क्योंकि स्मॉल साइज होता है, ठीक है, और स्मॉल साइज की वजह से क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक। दूसरी टेट्रावैलेंसी, तो कार्बन क्या होता है? टेट्रावैलेंट, और क्या शो करता है? बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, मतलब सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड ही बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड ही बनाता है, ठीक। तो ये है इसका आंसर। व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटीन? ये बच्चों आप लोग होमवर्क ले लो। साइक्लोपेंटीन, ये साइक्लोपेंटीन का स्ट्रक्चर होगा वैसे, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर आराम से घर पे बैठ के बनाइएगा आप लोग। ये है साइक्लोपेंटेन, ठीक है। तो मॉलिकुलर फार्मूला भी आप यहाँ से निकालोगे, तो C5H10। अब आप देख रहे हो कि इसका जो फार्मूला है वो CnH2n+2 को फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक साइकिल बन रही है जिसमें 2 हाइड्रोजन को कम होना पड़ेगा, तब एक साइकिल बनेगी। है ये साइक्लोअल्केन, ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। इनके फॉलोइंग कंपाउंड के स्ट्रक्चर, जैसे इथेनोइक एसिड है तो CH3COOH, ठीक है। दूसरा क्या है? ब्रोमोपेंटेन, CH3 CH2 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 Br। तो ब्रोमोपेंटेन में ब्रोमीन साइड में भी हो सकता है, ब्रोमीन बीच में भी हो सकता है, जैसे CH3 CH2 CH2 CH CH3। ब्रोमीन इस वाले कार्बन पे भी हो सकता है। तो अलग अलग कार्बन पे ब्रोमीन हो सकता है। उसके अलावा पेंटेन है तो इसके भी आइसो और नियो स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे। ये आप ट्राई करिएगा, ठीक है। अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं जब पूरी इसकी एग्जाम सीरीज़ लेकर आऊँगा उसमें आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स बना के दिखाऊंगा। अभी के लिए आप ये होमवर्क ले लीजिए, ठीक है। ब्यूटेनोन क्या होगा बच्चे? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, ठीक है। ये ब्यूटेनोन होगा। हेक्सेनल क्या होगा बच्चे? हेक्सेनल क्या होगा? 6 कार्बन की चेन है, CH3 और एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है जिसके कार्बन को हमें काउंट करना है। 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। ये क्या है बच्चे? हेक्सेनल, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, मैं सीरीज़ में ले लूँगा उसको, क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में NCERT की। उसके अलावा आप खुद से भी ट्राई करिएगा, हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं तो मैं करवा दूँगा, ठीक है। अलग अलग इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने होंगे। अब नाम पूछा गया है कि हाउ डू यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब ये नाम है तो इसमें क्या है? 2 कार्बन की चेन है और एक ब्रोमीन लगा हुआ है। तो हमें कैसे सिखाया गया है कि इसको प्रीफिक्स की तरह लेते हैं, ब्रोमो, और ये क्या हो जाएगा? ईथेन। अब ईथेन का ई कैपिटल नहीं होगा, अगर ऐसे लिखोगे तो गलत। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? ब्रोमो ईथेन, ठीक है। इसका क्या नाम हो जाएगा बच्चे? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो हेक्सईन। अगर डबल बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ पे तो मुझे ट्रिपल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हेक्साइन, ठीक। इसका क्या नाम हो जाएगा बच्चे? HC डबल बॉन्ड OH। यही तो है ये कंपाउंड। बेसिकली इसको कॉमनली कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, एकल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है हाइड्रोजन के साथ, और इसका वैसे जो IUPAC नाम है वो क्या है? मीथेनल, ठीक है। अब बच्चों पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। आप चाहें तो 2 मिनट का पॉज ले सकते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा लेक्चर हो रहा है ये, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे आपने कोयला देखा है तो कोयले में क्या होती है? कार्बन। उसमें अगर आप आग लगा देते हो तो क्या होता है? कार्बन ऑक्सीजन के साथ, जो एयर में ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करती है। इसी रिएक्शन को हम कंबशन बोलते हैं, ठीक है। और क्या बन जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत सारी हीट निकल जाती है। फिर आप पूछोगे सर जो राख बच जाती है वो बेसिकली इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो जल के राख बन जाती हैं। कार्बन तो सारी धुआं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं कंबशन की। तो पहले अगर प्योर कार्बन लिया, हीट करेंगे तो बहुत सारी, बर्न करेंगे तो बहुत सारी हीट निकलेगी, क्योंकि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होते हैं ये थर्मोडायनेमिकली बहुत स्टेबल होते हैं, और जब ये बॉन्ड बनते हैं तब बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। तो जहाँ कहीं भी CO2 बन रहा होगा स्टेबिलिटी आ रही होगी और बहुत सारी हीट रिलीज़ हो रही होगी, ठीक। अब अगर आपने मीथेन ले लिया, मीथेन बेसिकली किस में पाया जाता है? नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस में 75% मीथेन होता है। तो नेचुरल गैस को जब बर्न किया जाता है तो वो क्या देती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? देख लेते हैं। CH4
O2 CO2 प्लस H2O प्लस हीट निकलेगी, वो तो पता है हमें। रिएक्शन में कितने हाइड्रोजन है? 4। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2, तो यहाँ पे 2 और लगा दो। कार्बन बैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 2 और 2 4, और यहाँ पे कितने हो गए? 2। तो अब ये रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस। किसकी? कंबशन ऑफ मीथेन। ये जो इथेनॉल होते हैं ना, अल्कोहल्स वगैरह, इनका भी आप कंबशन कर सकते हो। आपको पता होगा ना, शुगर केन इंडस्ट्रीज़ में मोलासिस होता है, उसका यूज़ किया जाता है। तो ये सब जो इथेनॉल होते हैं, अल्कोहल्स होते हैं, इनको भी कंबस्ट किया जा सकता है, इनका भी यूज़ कर सकते हैं कंबशन में, ठीक। तो अगर इसको आप कंबस्ट करोगे तो क्या बनेगी? CO2 और H2O। इसका जो बैलेंसिंग होगी, आप होमवर्क ले लो, ठीक है। चाहो तो मैं बताओ तो करा देता हूँ, चलो ठीक है करा देता हूँ। C2H5OH प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस CO2 और वाटर के वेपर्स, ठीक है। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 6। तो कितने यहाँ पे मॉलिक्यूल आसानी से निकलेंगे? 3। कितने कार्बन है यहाँ पे? 2। तो कितने CO2 निकलेंगे? 2। कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन बची हुई है। कितनी ऑक्सीजन है यहाँ पे? 3। यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है? 3 और 4 7 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए थी टोटल? 7 इधर भी होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे 3 लगा दोगे तो बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बैलेंस करना रिएक्शंस को। तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, कि कोई भी कार्बन है या कार्बन का कंपाउंड है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर हाइड्रोजन साथ में है तो वाटर वेपर्स निकल रहे हैं। तो ये क्या है बेसिकली? कंप्लीट कंबशन ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। फिर हम बच्चों पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, ठीक है। तो इथेनॉल जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2OH। अब इसमें अगर ऑक्सीजन ऐड हो गई तो क्या बन गया? CH3COOH। हाइड्रोजन निकल जाए और ऑक्सीजन ऐड हो जाए, इसी चीज़ को क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो अपने आप को डिकम्पोज करता है एसिडिक मीडियम में, और नेसेंट ऑक्सीजन्स मतलब ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स या एटम्स छोड़ता है, जो कि फर्दर क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जो KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट इसका नाम है, पर्पल कलर का होता है, ये क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है। तो इस सब्सटेंस को क्या बोला जाएगा बच्चे? इस सब्सटेंस को बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। अब बच्चों देखते हैं एडिशन रिएक्शन। स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे अल्कीन है या अल्काइन है, वो हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे? एडिशन रिएक्शन देंगे। निकल एज अ कैटलिस्ट के रूप में लिया जाएगा, ठीक है। 300 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पैलेडियम को भी यूज़ करा जा सकता है निकल के अलावा, या फिर प्लेटिनम को भी। निकल थोड़ा सस्ता पड़ता है इसलिए निकल को यूज़ कर लेते हैं, ठीक। फाइनली क्या मिलेगा? हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा और सारे डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे और नए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे, जो कि हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे देंगे या सैचुरेटेड कंपाउंड दे देंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो क्लोरीन होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में टूट जाता है क्लोरीन रेडिकल्स में, और ये क्लोरीन के जो रेडिकल्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये मीथेन के ऊपर अटैक करते हैं और मीथेन से हाइड्रोजन के रेडिकल्स को निकाल के लिए जाते हैं, तो बच जाता है मिथाइल का फ्री रेडिकल। अब ये मिथाइल का फ्री रेडिकल भी बहुत रिएक्टिव होता है और ये नए क्लोरीन के मॉलिक्यूल से Cl खींच लेता है, तो बच जाता है CH3Cl, मतलब क्लोरोमीथेन, और साथ में HCl। ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है। क्लोरीन वाली, ब्रोमीन वाली थोड़ी हल्की होती है, ठीक है। आयोडीन वाली तो बहुत ही, उसको तो स्टडी तक नहीं किया जाता इतनी हल्की, ना के बराबर, कि वो मानी नहीं जाती कि वो रिएक्शन हो भी पाएगी, ठीक। तो क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम्स 1 by 1। अगर हमने क्लोरीन एक्सेस में ले लिया तो क्या होगा कि CH3Cl फर्दर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और देगा CH2Cl2 प्लस HCl, और CH2Cl2 प्लस Cl2 क्लोरीन के साथ फर्दर रिएक्शन करेगा और देगा CHCl3 प्लस HCl। ये जो CHCl3 है इसी को क्या बोला जाता है? ट्राई क्लोरोमीथेन, या फिर इसको क्लोरोफॉर्म भी कॉमनली बोलते हैं। CHCl3 को क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चों ये हमारा ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट टॉपिक है, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स, जिसमें हम इथेनॉल की स्टडी करेंगे और इथेनोइक एसिड की करेंगे। इथेनॉल बेसिकली क्या है? जो भी अल्कोहल की सीरीज़ पढ़ी थी उसमें सेकेंड नंबर पे क्या आता है? पहले आता है CH3OH मिथेनॉल, फिर कौन सा आता है? CH3 CH2OH मतलब इथेनॉल।
जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं जो पी जाती हैं उसमें इथेनॉल को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मिथेनॉल वगैरह जो होते हैं टॉक्सिक होते हैं, उनको यूज़ नहीं किया जाता है। अगर ज़्यादा पी लोगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, मेडिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगे। इथेनॉल जो होता है जब पानी में घोल के देखा गया तो वाटर में सॉल्युबल होता है इन ऑल द प्रोपोर्शंस। रिएक्शंस देखेंगे इथेनॉल की, तो इथेनॉल एक बहुत ही हल्का सा एसिड है, बहुत ही माइल्ड एसिड है। तो सोडियम का टुकड़ा जब हमने इथेनॉल में एसिड में डाला तो एसिड और मेटल क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो क्या होगा कि सोडियम जो होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लेगा, Na पॉजिटिव कटायन, और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गेन करके क्या बना लेगा, हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल। ऐसे दो हाइड्रोजन के जब फ्री रेडिकल बनेंगे तो वापस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन गैस जो होगी वो निकल जाएगी। पर इसके लिए हमें क्या चाहिए होंगे, दो सोडियम के एटम्स जो कि सोडियम के दो आयंस बना दें। अब ये आयंस तो कटायन है, अभी ना किसी एनायन के साथ रहना है, तो ये कौन है सॉल्यूशन में, एनायन, और ये है कटायन। ये सॉल्यूशन में घुले हुए रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। इसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड। तो सोडियम जब हमने अल्कोहल में डाला तो क्या निकली, हाइड्रोजन की गैस। सोडियम को अगर पानी में डालो ना तब भी हाइड्रोजन की गैस निकलती है। रिएक्शंस टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कंसनट्रेटेड H2SO4, ये बच्चों बात याद रखिएगा आप लोग कि जो कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है ये बहुत ही अच्छा ड्राइंग एजेंट, मतलब पानी को सुखा देता है, पानी को बेसिकली अपने पास खींच लेता है। इसकी वाटर के साथ एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि ये कंपाउंड के अंदर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को खींच लेता है, वाटर के मॉलिक्यूल अलग करके अपने पास चिपका लेता है। तो CH3 CH2OH जब कंसनट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन में पास किया जाता है तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें ये देखने को मिलता है कि वहाँ से इथीन गैस निकल रही है। क्यों निकल रही है इथीन गैस, बेसिकली जो इथेनॉल है वो कंसनट्रेटेड H2SO4 में डिहाइड्रेट हो रहा है। कैसे, CH3 CH2OH। ठीक, यहाँ से क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ से वाटर निकल रहा है। कैसे निकल रहा होगा, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए हैं और यहाँ पर क्या है, OH जुड़ा हुआ है। चलो इधर से साफ कर देते हैं। ठीक है, तो H2SO4 क्या करेगा, कंसनट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, ये इसको निकाल लेगा। इसको निकाल लेगा तो कार्बन कार्बन के पास मजबूरी में क्या होगा कि डबल बॉन्ड ही बनाना पड़ेगा। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 वाटर को निकाल लेगा तो बच जाएगा इथीन। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या दे रही है हमें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे रही है। ठीक, ये बच्चों इथेनॉल की प्रॉपर्टीज़ थी। अब इथेनोइक एसिड की बात करते हैं जिसको कॉमनली एसिटिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के फैमिली से या ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं। 5 से 8% का जो सॉल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का वो कहलाता है सिरका, विनेगर, जिसको पिकल्स या अचार के प्रिजर्वेशन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी रिएक्शन, अभी अभी हमने इथेनॉल पढ़ा, तो इथेनॉल और एसिटिक एसिड इन दोनों की रिएक्शन कराई जाती है कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, जिसका काम क्या है, जिसका काम है वाटर के मॉलिक्यूल को खींच लेना। जब ये वाटर का मॉलिक्यूल खींचता है तो देखिए कैसे होता है, CH3 CH2OH और OH C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो वाटर का मॉलिक्यूल जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेसिकली एक नया कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा, CH3 CH2O CO CH3। ठीक, इस कंपाउंड में क्या है कि C डबल OH की जगह यहाँ पर क्या है CH3 CH2, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इथाइल इथेनोइड। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, CH3 COO C2H5। तो ये है आपका इथाइल ग्रुप और ये है आपका पूरा का पूरा इथेनोइड। ठीक है, इथाइल इथेनोइड, इसका नाम रट लो अभी क्योंकि अब इसकी IUPAC तो 11वें में आएगी। ठीक है, और साथ में निकल जाता है क्या, वाटर का मॉलिक्यूल, जिसको कौन अट्रैक्ट कर लेता है, कंसनट्रेटेड H2SO4। तो ये बेसिकली जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O RR, इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर। तो एस्टर क्या होती है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, बहुत स्वीट, बहुत ही प्लेजेंट स्मेल होती है, तो उसके लिए एस्टर्स को यूज़ किया जाता है। ठीक, उसके अलावा वापस से जैसे एसिड डाला था तो एस्टर बना था, अब वापस से वही इथाइल एसीटेट जिसमें हमने फिर से बेस डाला तो फिर से क्या बन जाएगा, फिर से हमें इथेनॉल मिल जाएगा और सॉल्यूशन में सोडियम एसीटेट बन जाएगा। ठीक है, यही रिएक्शन क्या कहलाती है, यही रिएक्शन कहलाती है सोपनीफिकेशन। कार्बन की बहुत लंबी लंबी जो चेन्स होती हैं, मतलब 17 कार्बन 18 कार्बन की बहुत लंबी लंबी अल्केन्स की चेन होती हैं और लास्ट में वो किससे जुड़ी होती हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड से। और यहाँ पर क्या किया जाता है, सोडियम को डाल के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है सोप का फॉर्मूला।
कि एक लंबी सी कार्बन की चेन है, बहुत लंबी सी 16-17 कार्बन की चेन है, और लास्ट में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो ग्रुप लगा होता है वहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कौन आ गया है, Na पॉजिटिव। यही होता है सोप, ठीक है। तो सोप को बनाने के लिए हम इस रिएक्शन का यूज़ करते हैं कि जो एस्टर लिया गया है या फिर इथाइल एसीटेट है, इसमें बेस डाल दिया, बेस डाला तो सोडियम एसीटेट बन गया, जो कि क्या होता है, सोप। तो इस इक्वेशन को सोपनिफिकेशन भी कहते हैं। तो एस्टर को बैक टू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज नोन एज सोप। तो सोप क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत लंबी लंबी चेन्स होती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, ठीक है। तो ये रिएक्शन विद बेस इथेनोइक एसिड की देख लेते हैं। इथेनोइक एसिड बेस के साथ क्या रिएक्शन देगा, एसिड है और बेस है, तो क्या निकल जाएगा, H2O, और साथ में क्या रह जाएगा, सॉल्ट, कैटायंस का और एनायंस का। रिएक्शन विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट देख लेते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। तो ये क्या करेगा बच्चे, यहाँ पर भी Na पॉजिटिव क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। देखो ये रिएक्शन होती कैसे समझते हैं। होता ये है कि ये एक बहुत ही वीक एसिड है, क्या है ये, वीक एसिड, CH3CO, लेकिन Na पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये क्या है, सॉल्ट, जो कि Na पॉजिटिव और कार्बोनेट आयन में टूटा हुआ होगा। Na पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पर एक सॉल्ट बना लेगा और साथ में हाइड्रोजन निकल जाएगी, किसके साथ अटैच होगी, कार्बोनेट आयन के साथ, और ये क्या बनाएगी बच्चे, कार्बोनिक एसिड, H2CO3। यही कोल्ड ड्रिंक में होता है SOCO3। यही क्या होता है, फर्दर डिकम्पोज हो जाता है H2O में और CO2 में। तो हमें रिएक्शन में क्या मिलता है, सोडियम इथेनोएट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। CH3COH अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी होगा तब भी सेम प्रोडक्ट देगा, सोडियम इथेनोएट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। बस उसकी जो बैलेंसिंग होगी वो चेंज होगी, प्रोडक्ट्स सेम मिलेंगे, ठीक है। बच्चों यहाँ तक हमारी बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन कंपाउंड्स, डायमंड, ग्रेफाइट, प्रॉपर्टीज़, रिएक्शंस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक है सोप्स का। तो सोप्स मैंने आपको क्या बताया था कि बहुत लंबी कार्बन की चेन्स हैं, ऐसे बनाता हूँ तब आपको शायद फील आएगा। हर एक कॉर्नर पे ये इमेजिन करो कि CH2 लगाए, एंड में क्या लगा होगा, CH3, और यहाँ पे एंड में क्या लगा होगा, यहाँ पे एंड में लगा होगा, एंड को ज़्यादा ही आगे चला गया, एंड को थोड़ा पीछे लेकर आते हैं। बहुत लंबी कार्बन की चेन है, 17-18 कार्बन की चेन है, C डबल बॉन्ड O माइनस Na पॉजिटिव। अब ये जो बच्चों एंड है ना, ये पूरा का पूरा, ये बेसिकली कौन सा एंड है, ये वो वाला एंड है जिसमें कार्बन की चेन्स हैं। अब हाइड्रोकार्बन जैसे ये सब क्या होते हैं, पेट्रोल में पाए जाते हैं। पेट्रोल पानी में मिक्स होता है नहीं, पानी से अलग रहता है। तो वो कौन सा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है या हाइड्रोफिलिक होता है। डर लगता है उसको पानी से, फोबिया होता है, तो हाइड्रोफोबिक। तो ये जो पार्ट है ये भी हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, तो ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक, ठीक। ये जो पार्ट है बच्चों ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। क्यों होता है, क्योंकि वाटर भी पोलर है और ये भी पोल्स हैं। यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव के पोल्स दिख रहे हैं आपको, और वाटर में भी क्या होता है बच्चों, वाटर में ऑक्सीजन पे डेल माइनस और इस पर डेल पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होती है, थोड़ी बहुत पोलैरिटी होती है। तो इसी वजह से ये हाइड्रोफिलिक होता है और ये हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक। अब जो ऑयल है या डर्ट है वो भी क्या होता है, पानी से दूर रखना चाहता है। ऑयल में भी क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो ऑयल जो होता है वो इस पार्ट से तो अटैच होना चाहता है बट इस पार्ट से अटैच नहीं होना चाहता, ठीक। तो मान लीजिए कोई ऑयल का ड्रॉप था, तो ऑयल का ड्रॉप जो होगा वो हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट से अटैच हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जब कभी बाइक की सर्विसिंग जाती है या कार की सर्विसिंग होती है तो जो मोबिल ऑयल पुराना वाला होता है उसको पेट्रोल से साफ़ किया जाता है, पानी से नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि पेट्रोल में वो घुल जाता है। तो हाइड्रोकार्बन में डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो जो ऑयल का ड्रॉप है उसे कौन घेर लेगा, हाइड्रोकार्बन की इतनी लंबी लंबी चेन्स, ठीक। और एंड कौन सा आ जाएगा, ये वाला। अब ये जो है ये हमारे कपड़े से चिपका रहता, ये भी पूरा पार्ट चिपका रहता, बट क्या है कि ये वाला पार्ट वाटर के साथ क्या है, वाटर के साथ अट्रैक्शन में। तो वाटर जैसे जैसे पानी के साथ बहता हुआ जा रहा है वैसे वैसे ये पूरा का पूरा जो मिसिल है, इसे मिसिल बोलते हैं, ये पूरा का पूरा मिसिल जो है वो आगे बहता हुआ चला जाएगा, जो डर्ट है उसको लेके निकल जाएगा, ठीक है। तो सोप इन द फॉर्म ऑफ मिसिल, ये जो एक यूनिट थी इस यूनिट को क्या बोलते हैं, मिसिल। मिसिल इज एबल टू क्लीन सिंस द ऑयली डर्ट विल बी कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द मिसिल। अभी आपको दिखाया था कि मिसिल के सेंटर में ऑयली डर्ट आती है। मिसिल जो होते हैं वो सॉल्यूशन में किसकी तरह रहते हैं, कोलाइड की तरह। मतलब सॉल्यूशन में कोलाइड पार्टिकल्स जैसे नहीं, कोलाइडल सॉल्यूशन हम स्टडी करते हैं उसकी तरह रहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट वो सब चीज़ें करेंगे, ठीक है। एक साथ नहीं आएंगे, मतलब प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे, ठीक। क्यों, क्योंकि इनके जो आयंस हैं, जैसे एक मिसल है, ऐसे दूसरा भी जो मिसिल होगा उसके भी आयंस होंगे, तो आयंस में क्या होगा, रिपल्शन होगा, इसलिए ये
जो होंगे प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे, दूर दूर रहेंगे, ठीक, कोलाइडल पार्टिकल्स की तरह। ठीक है बच्चों, सोप और डिटर्जेंट की बात करते हैं कि जब भी हम बेथिंग करते टाइम देखते हैं कि फोम वगैरह बनती है, ठीक है, और हम ये देखते हैं कि हैव यू एवर ऑब्जर्व द वेल द बेथिंग दैट द फोम इज फॉर्म विद डिफिकल्टी एंड एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस इसकम रिमेन्स आफ्टर वॉशिंग विद द वाटर, दिस कॉल्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोप विद कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट हार्डनेस ऑफ। देखिए, अगर कोई वाटर हार्ड है तो हार्ड क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम के आयंस होते हैं, मतलब कैल्शियम सॉल्ट होते हैं, या मैग्नीशियम आयंस होते हैं, कल सल्फेट हो, क्लोराइड हो, ठीक है, मतलब इनके आयंस होंगे बेसिकली। तो क्या होगा कि जो हमने इतना बढ़िया अपना डिटर्जेंट डाला है, जो बढ़िया हमने सोप डाला है, उस सोप का जो फार्मूला जो भी है, इतना लंबा फार्मूला, इतनी लंबी चेन, और उसके बाद क्या होता है कि ये मिसल बनाने के बजाय कैल्शियम के साथ बॉन्ड बना लेता है। अब कैल्शियम इसके साथ जुड़ जाता है तो इसको मिसल की तरह काम नहीं करने देता, तो ये क्या हो जाता है बेसिकली, ये हमारा सोप ज़्यादा वेस्ट होता है। जो पानी हार्ड होता है तो हार्ड वाटर होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की वजह से, और जिसमें जो हमारा सोप है उसके जो एनाइंस हैं वो क्या कर रहे हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ कंबाइन कर लेते हैं, और इसलिए ये मिसल की तरह काम नहीं कर पाता है। इसलिए हार्ड वाटर में हमें ज़्यादा डिटर्जेंट या ज़्यादा सोप यूज़ करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, और जो आपको वाइट कलर की फोम मिलती है वो इसलिए मिलती है क्योंकि ये जो होता है लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, बल्कि मिसल जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अब तक हमने क्या क्या सीखा, व्हाट हैव यू लर्न, व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या क्या सीखा समझते हैं। हमने ये सीखा कि कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट है, ठीक है, और लिविंग बींग्स के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे किससे बने हैं, कार्बन से। बहुत सारी हमारे यूज़ की चीज़ें जैसे पॉलीथीन, वो किससे बनी होगी, इथीन से, तो इथीन का पॉलीमर पॉलीथीन। तो हमारे यूज़ की चीज़ें हाइड्रोकार्बन्स, हमारे यूज़ की चीज़ें पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, इस सब में क्या होगा, कार्बन होगा। ठीक, दिस लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म बाई कार्बन बिकॉज ऑफ इट्स दो चीज़ें, एक तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी और दूसरा टेट्रावैलेंसी। तीसरी बात कि कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है कार्बन बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चौथी बात कि अपने साथ भी कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन के साथ भी कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। ठीक, तो कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, इसे बोलते हैं बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन्स में, ब्रांच में और रिंग्स में भी पाया जा सकता है, मतलब इसके जो कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो जो एबिलिटी है कार्बन की लंबी लंबी चेन्स बनाने की, वो क्या देती है हमें, वो हमें बताती है कि इसकी होमोलोगस सीरीज भी बन सकती हैं, जो हमने अभी देखी थी, जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, सेम नहीं सिमिलर होती हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनका एक ऑर्डर मिल जाता है। फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहल OH, एल्डिहाइड CHO, कीटोन C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक एसिड COH, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली कार्बन कंपाउंड्स को कुछ प्रॉपर्टीज देते हैं। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड अगर एसिडिक है तो सारे ही कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होंगे, एसिडिक, मतलब सारे वीक एसिड हैं तो भी सारे वीक एसिड होंगे। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर द मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल। जो मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये क्या किस में पाए जाते हैं, नेचुरल गैस में। जो हमारे गैस सिलेंडर में गैस भरी होती है वो कौन सी होती है, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। ठीक है, जो हमारा हाइड्रोकार्बन्स, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या होते हैं, कार्बन के चेन्स होती हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की हमने क्या पढ़ी, रेलिवेंस पढ़ी डेली लाइफ में, सोपनिफिकेशन का फॉर्मूला देखा। ठीक है, ईस्टर्स बनाना समझा, ईस्टर्स खुशबू के लिए, स्मेल के लिए यूज़ किए जाते हैं और नेचुरली भी मिलते हैं हम लोग को एस्टर्स पाइनएप्पल वगैरह में। ठीक है, फिर हमने एक्शन ऑफ सोप और डिटर्जेंट देखा। ठीक, कैसे देखा कि एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है जो कि पानी से डरता है, जिसमें कार्बन की लंबी लंबी चेन्स हैं। एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है जो कि जिसके ऊपर पोलैरिटी होती है, OH-, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का जो आयन बनता है वो। ठीक है, और इससे हमें क्या मिलता है, इससे जो ऑयली डर्ट होती है उसको हम साफ़ कर पाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, थैंक्स अलॉट। आपका ये वन शॉट में कंप्लीट लेक्चर है। ठीक है, काफ़ी अच्छे से हर एक पॉइंट को कवर करते हुए मैंने कराया है। इसके बाद आपको कहीं और से कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अब NCERT भी पढ़ोगे तो आपको हर एक लाइन, हर एक वर्ड उसका बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।